हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो बार बार देखते रहने के लिए, बार बार सुनते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना है, ताकि इन फ्यूचर आप एक भी वीडियो को मिस ना करें जो भी आपके इंटरेस्ट में हो। आज का वीडियो प्रेपोजिशन के ऊपर है। प्रेपोजिशन हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, यानी सेंटेंसेस में ये संबंध को कायम करता है, संबंध स्थापित करता है, संबंध कारक होता है, सूचक होता है। तो इसको समझना बेहद जरूरी होता है। इसके बिना आप सेंटेंस को अच्छे ढंग से नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऐसा ही है कि एक दीवार में अगर पानी की जरूरत होती है बनाते वक्त और आप पानी ही छोड़ दे तो वो दीवार कच्ची रह जाएगी। समझ रहे हैं? तो सेंटेंस भी अच्छा नहीं बन सकता आपका। तो इसी को जानेंगे। कुछ वीडियोस मैं पब्लिकली छोड़ूंगा ताकि आप सभी देख पाएं, कुछ मेंबर्स ओनली होगा, वो आपको डिसाइड करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आपको पहले मेंबर जरूर बनना है। अब देखिए यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल। तो प्रेपोजिशन में सबसे पहले तो ये समझो, इस सेंटेंस से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्री। प्री का मतलब पहले, पहले का मतलब बिफोर, यानी पहले बात कर रहा है। और कैसी? पोजीशन की बात कर रहा है। पोजीशन मतलब स्थान या प्लेस। तो पहले प्लेस बता रहा है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ इस सेंटेंस में देखो, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसके अंदर जो रेड में मैंने लिखा है ये है प्रेपोजिशन ऑन। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले डिटेक्ट करो कि हमारे सेंटेंस में या तो दो नाउन हो सकती हैं, या एक नाउन एक प्रोनाउन हो सकती है, या फिर दो प्रोनाउन हो सकती हैं, या ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो। तो यहाँ पे डिटेक्ट करो कि नाउन कौन सी है। नाउन हमारी यहाँ पर बुक है, दूसरी यहाँ पर टेबल है। तो ये दोनों ही नाउन है। तो नाउन नाउन मैच कर रहा है। अब इसके बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहा है? अगर आप गौर से देखें, ओन कर रहा है। अगर मैं ऐसे पढ़ूं कि द बुक इज द टेबल, सेंटेंस अच्छा नहीं माना जाएगा। ये तो मेटाफोरिकल हो गया कि मान लीजिए आपका दोस्त आया और आप ऐसा बोल रहे हैं कि यार मेरी बुक ही मेरी टेबल है। हो सकता है आप चाय रख कर पी रहे हो, तो मेटाफोरिकल अंदाज में नहीं बोल सकते हम इस चीज को। तो सेंटेंस को परफेक्टली आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा दो नाउन के बीच में। बुक का टेबल के साथ में आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ऐसे ही आप टेबल का संबंध स्थापित करेंगे बुक से। संबंध कौन स्थापित करेगा? ओन करेगा। तो ओन हमेशा ध्यान रखना है कि ओन ही क्यों यूज किया। अब आप मुझसे पूछिए कि सर आपने एट और इन क्यों यूज नहीं किया। तो ध्यान रखना है, ओन हमेशा सपाट सतह के लिए यानी फ्लैट सरफेस के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैं कहाँ खड़ा हूं? मैं फर्श के ऊपर खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। तो बात समझ में आई? मैं ऐसे गोल जगह के लिए ओन का उपयोग नहीं कर सकता। अब दूसरा देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। वह चाय की शौकीन है या फिर दीवानी है। तो फॉन्ड का मतलब शौकीन होना होता है, और फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन फॉलो होती है। तो इससे यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि इसके और इसके बीच का संबंध बताया गया है, यानी चाय का लड़की के साथ, लड़की का चाय के साथ संबंध बताया गया है कि उसको शौक है। अब देखो यहाँ पर द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। शीप यानी कि भेड़ क्या कर रही है? ग्रेजिंग यानी चर रही है। कहां पर? मैदान के अंदर। मैदान या फील्ड्स को बोलते हैं, यानी खेतों के अंदर इनका उपयोग किया गया है। अब खेत के अंदर इनका उपयोग क्यों किया गया? अब ये क्वेश्चन पूछो आप। जैसे फ्लैट सरफेस के लिए आप ओन का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आप जब भी सराउंडेड होते हैं एक चीज में, मान लीजिए आपका मैदान है, खेत है, तो वो एक बाउंड्री के तहत ही होता है। हो सकता है उसके बाद दूसरा खेत चालू हो जाए। जब शीप आई होगी तो शीप यहाँ से रास्ता करके ऐसे यहाँ पे अब ये चल रही है अंदर। तो बेसिकली ये अंदर अंदर फील्ड के मूव कर रही है, इसलिए में की बात की गई है, इनका उपयोग किया गया है। अब देखो यहाँ पर हु वॉज शी टॉकिंग टू, कि वह किससे बात कर रही थी। देखो अब यहाँ पर बीच में आ रहा था ना, यहाँ पर क्या हुआ है? अब यहाँ पर लास्ट में प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। तो ऐसे भी सेंटेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट मेजरली आपको ध्यान रखना है 90% वही मैच करेगा। ये वाले सेंटेंसेस सिर्फ 10% ही बन सकते हैं। दिस इज दी हाउस आई लिव इन, मतलब यही वो घर है जिसमें मैं रहता हूं। अब यहाँ पर सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब समझते हैं कि प्रेपोजिशंस के कितने प्रकार होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस।
ठीक है, तो 5 प्रकार होते हैं, 5 काइंड्स बोल सकते हैं। पहला है सिंपल प्रेपोजिशन, साधारण, है ना, सामान्य की बात कर रहा है। तो सिंपल कौन कौन सी, जो अकेली अकेली हो, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इन अकेला है, एट अकेला है, तो ऐसे छोटे 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 ये शब्द कहलाते हैं सिंपल प्रेपोजिशन। दीज कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब टाइम, पहली बात क्या ध्यान रखनी है, ये समय को दर्शाती है। लोकेशन को, यानी जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जिस जगह पर पहुंचने की बात हो रही है, और प्लेस की, जगह की ही बात है ये भी। तो बात समझ में आई आपको। तो टाइम, लोकेशन एंड प्लेस के लिए यूज करते हैं। यानी अब देखो इन, एट, ऑन, ये सारे के सारे टाइम के लिए भी यूज होते हैं, प्लेस के लिए भी यूज होते हैं। ये मेरे आने वाले वीडियोस में मैं समझाऊंगा। बाय, किसी भी चीज के नजदीक हो आप, टिके हुए हो, उसके लिए यूज होता है। ये सेपरेशन के लिए यूज होता है, ये गिरने के लिए यूज होता है। बहुत सारे ऐसे हैं, ये आप लिख सकते हैं सारे। अप लिख लीजिए, टू लिख लीजिए, टिल लिख लीजिए, आउट लिख लीजिए, विद लिख लीजिए, नियर लिख लीजिए, डाउन लिख लीजिए। तो ये सब प्रेपोजिशंस हैं। और भी प्रेपोजिशंस हैं, जैसे थ्रू हो गया, मैंने इतनी सारी नहीं लिखी हैं, बट आपको समझ जाना है, ये सिंगल सिंगल वर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर इन है, एट है, तो ये एक एक शब्द है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको सिंपल प्रेपोजिशन में। अब देखो इसका सेंटेंस देखो, ही सेट ऑन द चेयर। तो ये अगर मैं ये पूछूं आपसे, अब मैं प्रेपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, किसका किसके साथ संबंध है, मैं आपसे सेंटेंस का टाइप पूछ रहा हूं कि इसमें किस टाइप की प्रेपोजिशन यूज हुई है। तो आप मुझे उत्तर देंगे, सर इसमें सिंपल प्रेपोजिशन यूज हुई है। ही सेट ऑन द चेयर, यानी कि बात कर रहे हो आप कि ये चेयर थी, अब चेयर के ऊपर आप यहां पर ऐसे बैठ गए। तो कभी भी फ्लैट सरफेस पे आप बैठते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ऑन, फ्लैट सरफेस के लिए ऑन। ही सेटल्ड हिमसेल्फ इन द चेयर। अब देखो चेयर हर प्रकार की होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि फ्लैट सरफेस नहीं है। मान लीजिए आप सिनेमा घर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो वो चेयर फ्लैट तो होती नहीं, उसके अंदर आपको घुसकर बैठना होता है, और वो फिर ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं, खुल भी जाती है, आप लेट भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे डिसाइड किया कि इन आएगा, ये बात हमें कैसे पता लगी कि ये चेयर ऐसी चेयर है जिसके अंदर घुसना पड़ा, इस शब्द के थ्रू। जब भी शब्द से आपको समझ आए, क्योंकि जो सिंपल चेयर होती है उसके ऊपर तो मैं सीधा बैठ सकता हूँ, लेकिन अब मुझे सेटल होना पड़ रहा है, यानी कि मुझे घुसना पड़ रहा है, थोड़ी मशक्कत करने पड़ रही है, तो आपको सेंस एकदम से समझ जानी चाहिए कि ये आम चेयर नहीं है, ये कुछ डिजाइन चेयर है। इसलिए क्या सिलेक्ट होगा, इन सिलेक्ट होगा। द बुक बिलोंग्स टू सोनिया। अब यहाँ पर क्या दर्शा रहा है ये कि बिलोंग्स टू सोनिया, यानी ये बुक उसकी है, तो यहाँ पर टू का उपयोग हुआ। इनको हम बड़ा ही डिटेल में समझेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। He put the flowers by window। अब देखो उसने क्या रखा है, फूलों को रखा है, वास रख दिया होगा कहीं पर, है ना। तो बाय, बाय को समझो कि बाय यूज क्यों किया। ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब ने पूछा था मुझसे, तो डॉक्टर साहब आप भी ध्यान रखना कि बाय विंडो आपने पूछा था ना, आपने बोला था कि आई एम सिटिंग एट विंडो या फिर मैं ऑन विंडो, मैं क्या हूं। तो ध्यान रखना ऑन विंडो का मतलब है कि आप खिड़की के ऊपर बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होता। एट का मतलब हो सकता है कि आपने खिड़की से बाहर मुंडी निकाल दी हो और ऐसे ऐसे देख रहे हो, एट उसी केस में इस्तेमाल होएगा, समझे। लेकिन बाय क्योंकि आप ऐसे हो, यानी झुके हुए हो, उसका सहारा लिया हुआ है, खिड़की में अधिकतर लोग सहारा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे देख लेते हैं, लेकिन बाहर निकाल के नहीं देखते, समझ रहे हैं बात को। तो बाय का उपयोग नियर यानी लीन ऑन के लिए किया जाता है, सहारा लेने के लिए किया जाता है, जिसको हम समझेंगे अन्य पार्ट्स के अंदर। अब यहां पर समझते हैं डबल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन अब ये बात कर रहा है, जैसे दो सिंपल प्रेपोजिशन को आपको लेना है और डबल कर देना है, यानी कंबाइन कर दो उसको। यही हमारी यहाँ पर व्याख्या बोलती है, दीज आर टू सिंपल प्रेपोजिशन, यानी कितनी हैं, दो कौन सी सिंपल प्रेपोजिशन है, तो इसको आप जोड़ दें, यानी यूज टुगेदर। तो कैसे, आपने सिंपल प्रेपोजिशन इन ली, टू ली और जोड़ दी, तो ये बन गया इन टू। ऐसे ही अप लिया, टू लिया, ये बन गया अप टू। ऑन लिया, टू लिया, ये बन गया अन टू। अब देखो अप लिया, ऑन लिया, ये बन गया अपॉन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसको नोट आउट कीजिए। आउट ऑफ ए मिड
अब ये बोल रहा है बीच में, यानी एमिट। अब देखो विद आउट, इनसाइड, अ टॉप, यानी ऊपर की बात कर रहा है, आउटसाइड, दो को मिलाया गया है, थ्रू आउट, फ्रॉम विद इन। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको आइडिया आ चुका है। अब देखो इसको कैसे डिटेक्ट करना है। सिर्फ इस टाइप की प्रेपोजिशन कहीं पर भी आपको दिखती है तो आपको पहचान जाना है ये डबल प्रेपोजिशन का रूप है। द किड्स वर लॉस्ट एमिट द वुड्स, यानी कहां पर, जंगल के रास्ते में बीचों बीच खो गए। किड्स क्या थे, यानी बच्चे खो गए थे कहां पर, वुड्स को बोलते हैं जंगल। अब देखो यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम, ये तो बहुत ज्यादा सुना है आपने, कहानियों में सुनते हो ना, तो समझ जाओ ये कौन सा रूप है, डबल प्रेपोजिशन। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल पैरट, एक बहुत ही सुंदर तोता था। अब देखो द बर्ड सेट अटॉप द मैंगो ट्री, पक्षी कहाँ बैठे हैं, आम के पेड़ के ऊपर बैठे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आई वॉज अनेबल टू गेट आउट ऑफ द अपॉइंटमेंट, यानी जो मेरी मीटिंग हो रही थी, मुलाकात हो रही थी, मैं उसमें से बाहर निकलने में सक्षम नहीं था। अब देखो यहाँ पर तीसरा रूप देखते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है, अब ये जोड़ी जा रही हैं दो प्रेपोजिशन, ये तीन, और इसके साथ एक शब्द जो कि वर्ब हो सकता है, एडवर्ब, या फिर आप एडजेक्टिव बोल सकते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन भी बोलते हैं। तो दोनों बातें सेम है, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन हो, कंपाउंड हो, एक ही बात है। यहाँ पर देखो इन एडिशन टू, अब देखो यहाँ पर इन क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये टू प्रेपोजिशन है, बीच में एक शब्द है। तो आप डिटेक्ट कर लोगे जो ये लंबी लंबी इडियोमेटिक सेंस वाली, यानी काव्यात्मक मुहावरे की सेंस देने वाली जो प्रेपोजिशंस हैं वो ये होती हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन प्रेपोजिशन ये, और बीच में एक शब्द। ऐसे ही इन द मिडल ऑफ या इन मिडल ऑफ आप बोल सकते हैं, तो इन द मिडल ऑफ, अहेड ऑफ। अब देखिए अकॉर्डिंग टू, एज फॉर, एज ऑफ, एज पर, असाइड फ्रॉम, क्लोज टू, नियर टू, नेक्स्ट टू, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, एक्सेप्ट फॉर, लेफ्ट ऑफ, प्रायर टू, थैंक्स टू, दैट ऑफ। इस प्रकार की ये वाली प्रेपोजिशन कहां पर पहुंच जाएंगी, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बोलेंगे आप। अब देखिए इसका सेंटेंस देखिए, ही वॉज ऑलवेज 2 स्टेप्स अहेड ऑफ हिज कंपेटिटर्स, वह हमेशा, देखिए जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, वह हमेशा अपने जो उसके साथी थे, यानी विरोधी साथी, हो सकता है काम के अंदर हो या फिर किसी कंपटीशन के अंदर, वह उनसे हमेशा 2 कदम आगे रहता था। ही कैनॉट स्टे हियर एज ऑफ नाउ, अब ये यहाँ पर और नहीं रुक सकता। आई सेल्डम स्टेप आउट ड्यू टू द अनसर्टेन वेदर, यानी कह रहा है कि मैं बहुत, यानी कभी कभार ही अपने कदम बाहर रखता हूं अपने घर से, अगर वेदर सही नहीं है, यानी कि मौसम सही ना हो। अब देखते हैं यहाँ पर फ्रेज प्रेपोजिशन, जो कि हमारी चौथी प्रेपोजिशन है। फ्रेज बोल सकते हैं या फिर फ्रेजल बोल सकते हैं, तो दोनों रूप से आप बोल सकते हैं। आर अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड अदर वर्ड्स, वैसे ही है सिमिलर, बट यहाँ पर अब क्या है कि ग्रामर के अंदाज में हम फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं, एक हो या दो हो, एक साथ यूज की गई, इसको हम ग्रामर में फ्रेज प्रेपोजिशन बोलते हैं। सिमिलर बात है, देखिए जैसे कि ऑन टाइम, बिफोर क्लास, एट होम, ऑन द फ्लोर, इन स्पाइट ऑफ, एज फार एज। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, ऐसे है ना, एज फार एज लॉन्ग एज, तो एज के बीच में एडजेक्टिव डाल दिया। एज सून एज वेल एज, इन फ्रंट ऑफ, इन एडिशन टू, एज अपोज टू, इन रेफरेंस टू, ऐसे बहुत सारी और भी हो सकती हैं। आइए सेंटेंस के थ्रू इसको डिटेक्ट करते हैं। ही वॉक्ड एज फार एज ही कुड, यानी वह चला जितना कि उससे संभव हुआ या संभव था, तो उतना ही दूर गया वो जितना उसके बस में था। दे स्टूड देयर इन स्पाइट ऑफ बिटर कोल्ड, यानी इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी दे स्टूड देयर, वे वहां पर खड़े रहे, बहुत ही ठंड थी, यानी बिटर कोल्ड कैडी ठंड को बोलते हैं, जिसमें आपके हाथ भी सुन पड़ जाएं, इतनी जबरदस्त ठंड में भी होने के बावजूद वह वहां पर खड़े रहे। He believed in staying on top of things, अब देखिए he believed, उसने हमेशा उसी चीज में विश्वास किया है कि वह हर चीज में ऊपर रहे।
अब यहाँ पर देखते हैं हमारी फिफ्थ प्रेपोजिशन, ये है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। इस वर्ब, क्या ध्यान रखना है, ये वर्ब होती है और एंडिंग विद ईडी, या तो शब्द जो वर्ब का शब्द है या तो ईडी पर समाप्त हो रहा हो या फिर आईएनजी पर समाप्त हो रहा हो। अब देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए ड्यूरिंग, आपने सुना होगा ड्यूरिंग को, इंक्लूडिंग यहां पर फिर आईएनजी पे समाप्त हो रहा है, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, यहां पर आईएनजी पे समाप्त हो रहा है, कंसीडरिंग आईएनजी, फॉलोइंग आईएनजी। अब ये ऐसे ही यहां पर देखते हैं रिगार्डिंग, आप ऐसे बोलते हैं ना रिगार्डिंग, प्रोवाइडेड, या फिर मैं इसी को एक्सक्लूडेड कर दूं, इंक्लूडेड कर दूं, तो ये सारे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहलाते हैं ग्रामर के अंदर। अब देखिए सेंटेंस देखते हैं, द डॉग कैप्ट फॉलोइंग हिम होम, यानी जो कुत्ता था वह उसका पीछा करता रहा घर तक, तो हिम होम करके बोला है फॉलोइंग। कंसिडरिंग हिज एज, मतलब उसकी एज को मद्देनजर रखते हुए, ही डिड अ ग्रेट जॉब, यानी कि वह उम्र में बड़ा होगा और कोई ऐसा कार्य किया जो कि शायद युवा करता हो। अब यहां पर देखते हैं, द टीचर सेड नो टॉकिंग इन द क्लास, अब टीचर ने बोला कि बात नहीं करना क्लास में, तो आईएनजी को फॉर्म यूज करते हुए बोला। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, देखिए ईडी को यूज किया यहां पर, तो फ्रस्ट्रेटेड एट सिचुएशन। तो आप ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको ग्रामेटिकल रूप में, प्रेपोजिशन के रूप में आप पार्टिसिपल प्रेपोजिशन बोलते हैं, वैसे आप इनको वर्ब ही बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, एक सिंपल आपको ओवरव्यू दिया है, आपका एक बेस जबरदस्त करने के लिए आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में सबसे पहले ही प्रेपोजिशन मैंने ली है एट, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वरना फिर फायदा ही क्या है वीडियो देखने का। अब देखो, एट को हम बोलते हैं क्या, पर, हिंदी में हम बोलते हैं पर। अब कहीं कहीं पर इसका सेंस में भी निकलता है, तो ये भी ध्यान रखना है, उलझना नहीं है। कहीं आप सोचें कि यहाँ पर एट आएगा, इन आएगा, क्योंकि एक बार पूरा वीडियो देख लिया तो आपसे गलती होने का चांस बनता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले एट कहाँ पे प्रयोग होगा, एग्जैक्ट टाइम्स पर, यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो समय के लिए प्रयोग की जाती है। तो कैसे, एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, अगर सेंटेंस पढ़ें, आई वॉज बोर्न एट 2:55 AM, मैं सच में पैदा हुआ हूं उसी टाइम पर, तो मैंने अपना ही टाइम लिख दिया है, तो आई वॉज बोर्न एट। अब देखो यहां पर 2:55 यानी फिक्स्ड है ना, बिल्कुल फिक्स्ड है, आप 1 सेकंड ना आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते, इसीलिए क्या यूज किया गया, एट। तो सीधी सीधी बात है, अब घड़ी को देखो, यानी सुई जब भी आती है तो वो उसी टाइम पर आती है ना, आप आगे पीछे तो नहीं कर सकते उसको। मतलब अगर उसमें 55 मिनट या 55 सेकंड हुए हैं तो वो उतने ही हुए हैं, जब वो 56 होंगे तो वो 56 कहलाएंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं घड़ी की बात करूंगा तो आप सीधा सीधा रूल यहां पर ध्यान रखें कि क्लॉक जब होगी तो क्लॉक की जितनी भी बात करेंगे कि आई वेक अप एट 5 AM, तो जो भी बात करें आप समय की, सबके साथ एट आएगा। क्लियर हो गया फंडा। चलिए दूसरा देखते हैं, पार्ट ऑफ द डे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है बड़ा ही इन डिटेल, उसको प्लीज देखिएगा, अगर देखा नहीं है उसमें क्लियर हो जाएगा। इस पार्ट ऑफ द डे में, जिसको हम पहर बोलते हैं, डे टाइम में सबसे छोटे टाइम यानी कि 1 घंटे से नीचे वाले समय जितने भी हैं सबके साथ क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, एट नून। अब ये नून क्यों यूज हुआ है, जब करेक्ट 12 बजते हैं दिन में तो नून कहलाता है, जब यही 12 रात में बजते हैं तो मिडनाइट कहलाता है, तो एट मिडनाइट, एट नून। अब एट सनराइज, एट डॉन, डॉन को हम, वो वाला डॉन नहीं है ये बदमाशों वाला, ये है कौन सा, भोर वाला, है ना, जिसको हम प्रभा बोलते हैं। अब देखो मील टाइम्स, यानी खाने के जो समय होते हैं उन सभी के साथ एट आता है। कैसे, अगर दिन में आप सुबह सुबह खाना खाते हैं तो आप बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट, तो एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट सपर, एट डिनर। एक वर्ड और देता हूं, एट लंचियोन। लंचियोन लंच से ही बना हुआ है, यानी 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे ऑफिशियल मीटिंग के दौरान, यानी 10-15 लोग खाना खाते हुए अपना डिस्कशन कर रहे हैं और मीटिंग चल रही है, उसको बोलते हैं लंचियोन। तो समझ गए आप, खाने के जितने भी समय हैं सबके साथ क्या आएगा, एट आएगा। स्मॉल प्लेसेस, अब छोटी छोटी जगह जितनी भी है। अब एक ट्रिक देता हूं, शहर के साथ कभी भी एट यूज नहीं करना, शहर के अंदर जितने भी इलाके हैं
कस्बे हैं, मोहल्ले हैं, सबके साथ एट यूज करेंगे। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में जैसे लक्ष्मी नगर है, यानी मैं लक्ष्मी नगर में हूं, तो यहां पर सेंस कैसे निकली, मे वाली, समझ गए ना बात। अब मे की सेंस देखो कि लक्ष्मी नगर में हूं या मैं कृष्णा नगर में हूं, तो आई एम एट कृष्णा नगर, आप कहीं पे भी बोल सकते हैं। या फिर मैं बस अड्डे पर खड़ा हूं, यानी बस स्टॉप भी बोल सकता हूं, जो बस जहां पर आके रुकती है, तो बस स्टेशन भी बोल सकते हैं, बस स्टॉप भी बोल सकते हैं, एट बस स्टॉप। चलिए आपको समझ में आ गई होगी बात। छोटे प्लेसेस के लिए सिर्फ ध्यान रखना है शहर से नीचे नीचे के जितने भी कस्बे, इलाके, मोहल्ले होते हैं। अब देखते हैं प्राइस टेलिंग या कॉस्ट टेलिंग। कॉस्ट लागत को बोलते हैं, यानी आपकी लागत इस मार्कर को बनाने में सपोज 10 आई तो आप एट 10 रुपीज कॉस्ट बोल सकते हैं इसकी। ऐसे ही मूल्य को जब आप अदायगी करते हैं और वस्तु लेने के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है, तो समझ गए, पैसा देने को, यानी आप खरीदार होते हैं तो आपके लिए प्राइस हो जाता है। तो प्राइस टेलिंग को आप एट के साथ यूज कीजिए, यानी आप यहां पर क्या बता रहे हैं, मूल्य बता रहे हैं। कैसे, एट 50 रुपीज पर किलोग्राम, यानी पर केजी बोल सकते हैं, जितना भी हो, 20 हो 30 हो, ऐड करके आप बोलेंगे। अब यहां पर देखते हैं फेस्टिवल यानी त्योहार, इवेंट यानी कि आपका कोई भी प्रोग्राम है, मीटिंग के लिए है, कैसे भी हो सकता है। जैसे अब देखो यहां पे समझो, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये वाला कॉन्सेप्ट। यहां पर बोलते हैं एट क्रिसमस, क्या बोलते हैं, एट क्रिसमस। अब देखो ऑन दिवाली लिखा है मैंने, तो गौर फरमाओ। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि सर दिवाली के साथ ऑन लिखा है, इसके साथ एट लिखा है, ऐसे तो हम भ्रमित हो जाएंगे, पगला जाएंगे, नहीं होने दूंगा। देखो क्रिसमस 25 तारीख को ही आता है हर साल, कभी 24 को, कभी 26 को तो नहीं होता, इसका डे फिक्स्ड है। लेकिन जितने भी भारतीय त्योहार हैं हमारे, दिवाली, होली, जन्माष्टमी, करवा चौथ का व्रत है, बहुत सारे वेरियस त्योहार हैं, ये सारे के सारे आगे पीछे होते रहते हैं पंचांग के अनुसार, तो इनका समय फिक्स नहीं होता, इसी वजह से हम ओन बोलते हैं। तो ओन होली बोलेंगे, ओन जन्माष्टमी बोलेंगे, ओन दिवाली बोलेंगे, ओन दशहरा बोलेंगे, लेकिन ऑन क्रिसमस नहीं बोलेंगे। तो सबसे एग्जैक्ट क्या यूज करना है आपको, एट यूज करेंगे। चलिए आप ऐसे बोल सकते हैं एट बर्थडे, तो एट बर्थडे पार्टी भी बोल सकते हैं आप। एट बर्थडे क्यों, बर्थ का डे यानी जन्म का दिवस तो फिक्स्ड होता है, अलग अलग दिन तो नहीं पैदा होते, एक ही दिन पैदा होते हैं, वो डे फिक्स्ड होता है। यानी जैसे मेरी टाइमिंग मैंने आपको बताई, तो मेरा जो दिन है पैदा होने का वो है 18 सितंबर, तो ये आगे पीछे नहीं होगा। एट ईस्टर जो कि इससे पहले आता है क्रिसमस से, ये भी फिक्स्ड होता है, इसी वजह से एट लगाते हैं। तो आप इजीली रिमेंबर रख सकते हैं कि क्रिश्चियंस वाले जितने भी त्योहार हैं उनके आगे एट लगाना है। चलिए अब यहां पर देखते हैं वीकेंड्स। वीकेंड्स को सप्ताह का आखिरी बोलते हैं, यानी सप्ताह के जो आखिरी 2 दिन होते हैं, सैटरडे एंड संडे। अब देखो, हालांकि हम जो रूल फॉलो करते हैं, हम वीक डेज के साथ हमेशा ओन का प्रयोग करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबके साथ ओन का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी याद रखना, अगर आपको एट सैटरडे, एट संडे दिखता है, तो यू के ग्रामर की वजह से वह बिल्कुल एग्जैक्ट माना जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश लोग एट संडे, एट सैटरडे बोलते हैं, क्योंकि वहां दोनों दिन की छुट्टी होती है, उनको चर्च जाना होता है। चलिए एट संडे का कॉन्सेप्ट समझ में आया और एट सैटरडे का भी। तो ये वाला अगर आपको दिखता है, आप मेरी हिदायत में ओन का उपयोग कीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर आपको एट दिखता है तो वो ग्रामेटिकली ओके है। अब देखते हैं एट ऑल वीकेंड। मैं ऐसा बोल सकता हूं, आई वॉज फ्री एट ऑल वीकेंड। ऑल वीकेंड का मतलब यहाँ पे पूरे वीक की बात नहीं हो रही, वीकेंड की बात हो रही है। सप्ताह के जो आखिरी 2 दिन थे, है ना, संडे एंड सैटरडे, उसमें मैं फ्री था। चलिए यहां पर देखते हैं एज और स्टेट। एज यानी उम्र, स्टेट अवस्था, मेरी बात वही है घूम फिर कर। एट द एज ऑफ 50, ही डाइड एट द एज ऑफ 50, वह 50 की उम्र में मर गया। तो यहां पर मे की सेंस आ रही है, समझ गए बात। ऐसे ही एट 30 भी बोल सकते हो कि आई एंटर्ड द कॉलेज एट 30। चलिए यहां पर देखते हैं टेम्पररी एक्शन, अस्थायी कार्य, यानी जो पूर्ण नहीं हुए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं टेंसेस वाइज।
जो भी कार्य चल रहा हो, मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप भी देख रहे हैं, तो हमारा अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ, तो अभी हम बीच में हैं, तो ये टेम्पररी एक्शन है, ही इज एट वर्क। अगर मैंने ऐसे करके बोला तो मेरा मतलब है ही इज वर्किंग, यानी वह अभी काम कर रहा है। तो हम दूसरी सेंस में क्या बोलते हैं, वह अभी काम पर है। चलिए समझ में आई बात। पर बोला इसने, शी इज एट प्ले, शी इज प्लेइंग नाउ, यानी वह अभी खेल रही है, तो हम बोलते हैं कि वह खेल पर है। अब देखते हैं यहां पर हमारा 10th, यूज एट बिफोर। अब कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, इससे पहले आपको यूज करना है, मेरे पास जगह नहीं थी, तो आप ऐसा भी लिख लीजिए कि स्माइल एट, लुक एट, ऐसे कुछ शब्द हैं जिसके साथ में आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये शब्द लिखिए एट होम, ही इज एट होम। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं बोल सकते आई एम गोइंग टू होम, ये रूल मैंने समझाया है। टू कभी भी होम, अब्रोड जैसे शब्दों के साथ नहीं आता। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग एट होम, नहीं, ऐसे भी नहीं बोलना, क्योंकि जब आप घर पर मौजूद हो, यानी घर के अंदर हो, तभी आप एट का प्रयोग करेंगे। ही इज एट होम, यानी वह घर पर है, यानी घर के अंदर है। चलिए बात समझ में आ गई। ही इज एट होम, एट स्कूल, शी इज एट स्कूल, वह स्कूल में है। एट कॉलेज, ये भी वही चीज हुई। एट यूनिवर्सिटी, तो ये भी वही चीज है। एट पेज 40, तो आप किसी को अगर किसी संदर्भ में बता रहे हैं कि ये चीज, ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 40 पे मिलेगा, तो दिस क्वेश्चन इज एट पेज 40। चलिए एट द टॉप, एट द टॉप आप बोलेंगे, एट द एयरपोर्ट बोलेंगे, ऐसे ही एट द प्लेटफॉर्म बोलेंगे, एट द बॉटम, ऐसे ही एट अ मैच, एट अ पार्टी। आप देख लीजिए यहां पर पार्टी में भी, यानी पार्टी के अंदर मौजूद हैं आप, इसी वजह से एट बोला है। अगर मैच में है कोई व्यक्ति तो आप एट अ मैच बोलेंगे। एट बेड टाइम, यानी सोने के समय पर, समय पर आ गया ना, तो पर आ गया तो उसने बता दिया कि एट लगा दो। आइए सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस विद एट, यानी होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण लिए हैं जो कि बहुत जरूरी है आपको जानना, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। अब देखिए सबसे पहले एट सी। अब एट सी को पिछले वोकैबुलरी के वीडियोस अगर आपने देखे हो तो मैंने बताया था, एट सी का एक मतलब तो ये निकलता है समुद्र पर, यानी समुद्री यात्रा पर। जैसे कि पहले पिछले जमाने में लोग समुद्री यात्रा करते थे, मान लीजिए किसी को अमेरिका जाना होता था 150 साल पहले, तो वह जहाज के थ्रू जाता था, जिसमें 1 महीना 1.5 महीना तक लग जाता था। आज के डेट में तो 24 घंटे में ही पहुंच जाते हैं एयरप्लेन की मदद से। तो एट सी उस केस में तब बोला जाता था जब आप समुद्री यात्रा पर हो। और इसका दूसरा इडियोमेटिक मीनिंग क्या निकलता है, जो मैंने आपको बताया था, इडियम के रूप में इसका मतलब है लॉस्ट, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, यानी आप दुविधा में हो, असमंजस में हो, ऐसी मानसिक स्थिति जहां पर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मान लीजिए अगर मैं आपको ले जाता हूं और समुद्र के बीच में एक टापू है और उसके ऊपर छोड़ आता हूं, बस आपको तैरना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जहाज भी नहीं है, बस आप फंस गए, समझ लो 100 किलोमीटर के दायरे तक भी फंस गए, पानी ही पानी, कुछ नजर नहीं आएगा, तो आप कैसे हो गए, असमंजस में, करूं तो करूं क्या। आप समझ रहे हो। अब यहां पर देखो इसका मीनिंग समझते हैं। He was at sea for 3 years, यानी वह 3 साल के लिए, अब सोचो कहां थी, समुद्र यात्रा पे तो कोई हो नहीं सकता 3 साल के लिए। ऑब्वियसली ये मानसिक परेशानी से गुजर रही होगी, इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वह दुविधा में थी, कितने, 3 वर्षों तक। अब देखते हैं एट ऑल। अब एट ऑल को समझो। एट ऑल आप नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स के साथ यूज करते हैं। सेंटेंस में अगर आपको दिखता है नो, नॉट, या फिर कोई नेगेटिव सेंस का वर्ड जैसे प्रोहिबिट, फॉरबिडन, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, इस टाइप के शब्द नेगेटिव सेंस शब्द होते हैं। तो जैसे हमें दिखाए सेंटेंस में एंटी, एंटी का मतलब क्या है यहाँ पर, नॉट, तो आई डोंट का मतलब, अब ये नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है, इसलिए एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। अब देखो बिल्कुल भी को कैसे यूज करना है, आई डोंट लाइक हर एट ऑल, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। अब देखो यहां पर नॉट एट ऑल। अब देखो जबकि ये नेगेटिव के लिए यूज हो रहा है, ये पॉजिटिव के लिए यूज होगा, किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। नॉट एट ऑल आप फॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे,
तो किसी का शुक्रिया अदा करना हो, धन्यवाद प्रकट करना हो, तो आप नॉट एट ऑल बोलेंगे, यानी कि कोई बात नहीं। अब देखो, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद या शुक्रिया, और रिप्लाई में क्या है, नॉट एट ऑल, यानी कोई बात नहीं। अब देखो, एट एनी रेट, यानी किसी भी कीमत पर, जैसे बोलते हैं ना मुझे ये वस्तु चाहिए किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट यानी किसी भी कीमत पर हमने फिनिश द रिपोर्ट ऑन टाइम, यानी हमने समय पर अपनी रिपोर्ट की पेशगी कर दी या फिर उसको पूर्ण कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर एट फर्स्ट, एट फर्स्ट को बोलते हैं सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले, बोलते हैं सबसे पहली बात, एट फर्स्ट। चलिए, एट फर्स्ट आई डिडंट इंजॉय लिविंग इन पंजाब, यानी सबसे पहली बात या सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल भी पंजाब में रहना पसंद नहीं आया। अब देखते हैं यहाँ पर एट लास्ट, एट लास्ट यानी अंततः, आखिर में, या फिर आखिरकार बोल सकते हैं आप, लास्टली भी बोल सकते हैं। मैं एक शब्द लिख देता हूं आपके लिए, आप लास्टली को देख सकते हैं इसके साथ में, लास्टली यानी अंततः, अंत में। एट लास्ट ही वॉज वेरी ग्लैड इट वॉज ओवर एट लास्ट। अब देखो, वो बहुत ही खुश था, यानी आखिरकार वह खत्म हुई बात, जो भी बात चल रही होगी। चलिए, एट लास्ट का मतलब समझ गए ना, आखिरकार बोल रहा है। एटलीस्ट, अब एटलीस्ट को समझो, कोई भी नेगेटिव यानी नकारात्मक सिचुएशन हो, लेकिन आप उसमें सकारात्मक चीज ढूंढ रहे हैं और बोल रहे हैं, पॉजिटिविटी ढूंढकर बोल रहे हैं। सपोज मैं फिसल गया, खरोच आई, अब मैंने बोला भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम मेरी हड्डी नहीं तोड़ी, यानी मैं गिरने के बाद भी नेगेटिव सिचुएशन थी, फिर भी मैंने उसको पॉजिटिव बोला, तो क्या होगा, एटलीस्ट यानी कम से कम। अब देखो सेंटेंस देखते हैं, एटलीस्ट ही गेव यू सम मनी, यानी कम से कम इतना तो है कि उसने आपको कुछ पैसा दिया। चलिए, ना देने से बढ़िया है ना, कुछ दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पर एट द एंड या फिर इन द एंड लिखा हो, दोनों बात सेम है। एवरीवन अपलोडेड सोनिया ऑन हर हार्ड वर्क एट द एंड ऑफ द इवेंट, यानी अब देखो इसका मीनिंग भी क्या है, अंत में, यानी कोई भी इवेंट हो रहा हो, चलिए वो शुरुआत का भी हो सकता है, आखिर का भी हो सकता है, हर किसी ने क्या की, एक तरीके से प्रशंसा की। अपलोडेड का मतलब प्रशंसा, किसकी, सोनिया की, उसके जो उसने हार्ड वर्क किया एट द एंड ऑफ द इवेंट, जो भी उसने इवेंट के एंड में हार्ड वर्क किया। अब अगला देखते हैं, एट दिस स्टेज, यानी इस स्तर पर, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन हो रही है तो उसका एक लेवल आता है, तो उसकी बात हो रही है। एट दिस स्टेज द मेटल इज हीटेड टू 500 डिग्री सेल्सियस, यानी इस स्तर पर, यानी यहां पर पहुंचकर द मेटल इज हीटेड, यानी जो धातु है उसको तपाया जाता है, कहां तक, 500 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखते हैं एट लूज एंड्स, यानी आप ढीले सिरों की बात कर रहे हैं, ढीले सिर हैं। अब देखो एट लूज एंड्स, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना क्रम में नहीं है, कंप्लीटली डिसऑर्डर है, समझ लो, अस्त व्यस्त जिसको हम बोलते हैं एट लूज एंड्स, उसको बोलते हैं। आई एम अफ्रेड आई एम एट लूज एंड्स लेटली, यानी मैं थोड़ा सा भयभीत हूँ, घबराया हुआ हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ढीला पड़ा हुआ हूँ बाद में। अब देखते हैं एट हाफ मास्ट, एट हाफ मास्ट को ध्यान रखना, हाफ समझ में आ रहा है, यहाँ पर आधे की बात हो रही है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि कभी भी झंडा आधा झुका हुआ हो, तो जब झंडा आधा झुका हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति या तो सैड है, समझ लो, मायूस है, या फिर शोक के तौर पे मॉर्निंग हो रही है कहीं पर, तो मौन के रूप में भी बोलते हैं हम। अब देखो द फ्लैग इज एट हाफ मास्ट, यू नो ही इज सैड, यानी कि जो झंडा है वह आधा झुका हुआ है, यू नो ही इज सैड, और आप जानते हैं कि वह दुखी है। अब देखते हैं एट द लास्ट मिनट, यानी आखिरी क्षण पर, ये बात हो रही है एट द लास्ट मिनट, या फिर आप इस मिनट की जगह मोमेंट भी बोल सकते हैं, यानी क्षण पर। अब देखिए माय सन टेंड्स टू डू थिंग्स एट लास्ट मिनट, यानी मेरे लड़के को आदत है क्या करने की, बिल्कुल आखिरी क्षणों पर काम करने की या रिएक्ट करने की। चलिए देखते हैं आखिरी हमारा यहाँ पर एट दी आउटसाइड। एट दी आउटसाइड का मतलब समझो, जब भी हम किसी चीज का एस्टिमेशन करते हैं ना, मान लीजिए कोई चीज आपको खरीदनी है, कोई मोबाइल आपको खरीदना है, और मैं बोलूं यार ये ना तेरे को अधिकतम इतने मूल्य का पड़ेगा, समझ रहे हैं, तो वह एस्टिमेशन को हम एट दी आउटसाइड बोलते हैं।
I'd say it will cost you 500 rupees at the outside, यानी ये आपको ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 500 रुपए का पड़ेगा। प्रेपोजिशन इन, पिछले पार्ट में हमने प्रेपोजिशन एट से संबंधित नियम और कुछ फ्रेजेस जाने थे। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो उनको इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा, उसको भी सीखिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन है हमारी इन। चलिए आइए इसको जानते हैं। इनको हम हिंदी में भी बोलते हैं, के अंदर भी बोलते हैं, या फिर हम इसको भीतर भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है तीनों रूप से, में, के अंदर, भीतर। अब देखते हैं यहाँ पर इसके दो आइडियाज होते हैं। दो आइडियाज कैसे होते हैं? एक तो स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक होता है। तो इनको आप दो रूप से प्रयोग करते हैं, पहला तो डायनेमिक कंडीशन के लिए, दूसरा स्टैटिक के लिए। अब स्टैटिक स्थिर को बोलते हैं, यानी रुका हुआ। मान लीजिए आप अपनी कक्षा में बैठे हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आप मूव कर रहे होते हैं, कहीं पर घूम रहे होते हैं? नहीं, आप एक जगह स्थिर मुद्रा में होते हैं। इसलिए आपको मैं बोल सकता हूं इंग्लिश सेंटेंस बनाते हुए कि यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम, यानी कि आप अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं। ऐसे ही अब डायनेमिक को समझते हैं कि डायनेमिक में सपोज एक स्टूडेंट अंदर आया और वह घूम रहा है अपनी क्लासरूम में। अब क्लासरूम में ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, तो है तो अपनी क्लासरूम में, लेकिन डायनेमिक है, अस्थिर है, मूविंग पोजीशन में है। तो इसीलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ही इज वॉकिंग इन द क्लासरूम, यानी कि वह क्लास में चल रहा है। चलिए यहां पर नियम जानते हैं। बिगर प्लेसेस, सबसे पहला नियम है बड़े बड़ी जगह। अब देखो कि मैंने जब प्रेपोजिशन एट समझाई थी आपको, मैंने समझाया था कि उसमें जो सबसे छोटा प्लेस होता है, आपका इलाका, रहन सहन का जो इलाके होते हैं ना, कस्बे होते हैं, मोहल्ले होते हैं, इन सब के साथ में एट का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब देखिए इससे बड़ा बड़ा अगर हो जाए, मान लीजिए ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो सबके साथ में इन यूज होगा, यहां से लेकर यहां तक सबके साथ में इन, लेकिन सबसे छोटी जगह के लिए एट का इस्तेमाल होगा। अब देखो कैसे, मान लीजिए शहर हो गया, अब इलाके से बड़ा शहर ही होगा ना, फिर राज्य, महानगर, देश, महादेश, इसको हम इंग्लिश में सिटी भी बोल सकते हैं, कंट्री भी बोल सकते हैं, महादेश को कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इससे बड़ा करना हो तो संसार को वर्ल्ड बोलते हैं, उससे बड़ा करना हो तो ब्रह्मांड को यूनिवर्स बोलते हैं। यानी सबके साथ में इनका उपयोग करना है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखते हैं, पटना शहर है तो हमने बोला इन पटना, ही लिव्स इन पटना, यानी वह पटना शहर में रहता है। ही लिव्स इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के साथ भी क्या यूज किया, क्योंकि ये एक राज्य है इसलिए इनका उपयोग किया। अब देखते हैं इन दिल्ली। अब दिल्ली एक शहर है, महानगर है, तो इसलिए ये बड़ा इलाका है, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, तो ये महानगरों में काउंटिंग है इनकी, तो इन दिल्ली बोलते हैं। कंट्री की बात करें, देश की बात करें, इन इंडिया, इन चाइना, इन अमेरिका। अब कॉन्टिनेंट की बात करें, मतलब जिसके अंदर की 2-3 देश एक साथ आ गए, तो एशिया हो गया, जैसे कि इन एशिया बोल सकते हैं। इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में की बात कर रहे हैं, या फिर ब्रह्मांड में, तो इन दी यूनिवर्स। तो ध्यान रखने वाली बात, आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, जो भी बड़ी प्लेसेस होती हैं, बड़ी जगह होते हैं, स्थान होते हैं, उन सबके साथ में इनका उपयोग होता है। अब देखते हैं दूसरा रूल, यहाँ पर है इंडिकेटिंग अ लोकेशन और प्लेस, एरिया भी बोल सकते हैं हम, तो यानी आप दर्शा रहे हैं क्या, लोकेशन या फिर जगह। अब देखते हैं, जैसे लोकेशन मैंने बोला इन दी आईज, आंखों में, तो आंखों में इन दी आईज बोल दिया मैंने। फिर बोला आसमान में, यानी इन द स्काई। फिर बोला मैंने जैसे गिरजाघर में, तो इन चर्च बोल दिया मैंने। इन द स्ट्रीट, यानी गली में, तो इन द स्ट्रीट बोला। इन अ टाउन बोल दिया, यानी एक शहर की ही बात हो रही है ये भी। इन प्रिजन, यानी जेल में। इन अ न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार में, तो आपने इनका उपयोग किया। इन द रूम, यानी कमरे में। इन द बैग, यानी कि आपके बस्ते में। आपने बोला इन रेन, बारिश में। इन हॉस्पिटल, अस्पताल में। अब यहां पर देखते हैं इस पे इन द बस, यानी बस के अंदर की बात कर रहे हैं आप। इन द हाउस, यानी मकान की बात कर रहे हैं, मकान के अंदर। या फिर इन अ सिटी, यानी शहर के अंदर। इन ब्लैक, अब देखिए यहां पर इस रूल को समझिए, ये रूल है नंबर 3, यानी ड्रेस के साथ। तो ड्रेस यानी कपड़े, वेयरिंग क्लोथ्स, यानी जब आप कपड़े पहनते हैं।
तो उसको भी हम इन के साथ में दर्शा सकते हैं। कैसे? अगर मैंने बोला यू आर इन ब्लैक टुडे, यानी समझो इसको, यू आर इन ब्लैक टुडे यानी आप आज काले वस्त्र में हो। जैसे कि मैं, तो आपने एक मूवी का नाम भी सुना होगा, मैन इन द ब्लैक। मैन इन द ब्लैक का मतलब क्या था? वो पूरी की पूरी मूवी में काला कोट पहने रहता है। तो समझ गए बात को। तो इन ब्लैक बोला, इन द हेड यानी टोपी पहने हुए है, तो टोपी में बोला है बंदा। अब यहां पर देखते हैं, इन ब्लू यानी नीले कलर के वस्त्रों में है। इन पिंक बोला तो पिंक में है, रेड बोला तो रेड ड्रेस से मतलब है। तो समझ गए बात, ड्रेस लगाना जरूरी नहीं है। अगर मैं बोलूं इन ब्लैक ड्रेस तो ठीक है, इन ब्लैक बोला तो भी ठीक है। अब देखते हैं चौथा रूल, यहां पर है मेंटल फिजिकल स्टेट कंडीशन, यानी मानसिक या फिर शारीरिक अवस्था की बात हो रही है यहां पर। अब देखते हैं इन लव। अब इन लव क्या है? ये एक मानसिक स्थिति है। तो लव दिखता थोड़ी ना है, लव तो हमारे अंदर ही होता है, भीतर में होता है। यानी हम इन लव ऐसे बोल सकते हैं, इन ट्रबल मुसीबत में होना। तो अब ये शारीरिक रूप से हो सकते हैं आप, तो इसलिए इन ट्रबल बोला। इन डेट, इन डेट को यानी आप कर्जे में हैं। अब देखते हैं इन अ बैड मूड, यानी आपका आज जो मूड है वह सही नहीं है। इन अ बैड हेल्थ यानी आपकी जो सेहत है वो खराब है। तो ये फिजिकल में आ गया, बाकी मेंटल में आ गया था लव। ऐसे ही इन ऑर्डर, अब इन ऑर्डर फिर से एक कंडीशन है, यानी कि क्रम में है कोई चीज। अब देखो इन 40s, अब इन 40s, इन 30s, इन 20s, ही इज इन हिज 30s, यानी कि वह अपनी 30 वर्ष की अवस्था में है। तो देखिए कि एक तरीके से हमने क्या कंडीशन बताई ना उसकी फिजिकल, यानी कि 30 साल का वह उसका शरीर हो चुका है, तो वह उस अवस्था में है। देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ रूल, परमानेंट एक्शन, जो भी स्थायी होता है, स्थिर होता है, जैसे मैंने समझाया था ना स्टेटिक। अब देखो स्थायी कार्य जो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ही करते हैं रिपीटेडली, जैसे कि आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन यानी व्यवसाय, बिजनेस हो सकता है, जो आप रोज करते हो, इन सबसे पहले इनका उपयोग होगा। जैसे मैं कंप्यूटर्स की फील्ड में हूं, तो मैंने ऐसे बोला आई एम इन कंप्यूटर्स, यानी ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर के अंदर हूं, हालांकि मैं कंप्यूटर के अंदर ही हूं, आप मुझे अभी वॉच कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इसका सेंस अलग है कि कंप्यूटर के व्यवसाय में हूं। तो इन कंप्यूटर्स, ही इज इन द नेवी, वह नौसेना में है, ही इज इन द नेवी। ऐसे ही मैं आपको बोल सकता हूं यू आर इन द आर्मी, थल सेना को आर्मी बोलते हैं, तो इन दी आर्मी करके आप बोल सकते हैं। अब देखिए ही इज इन दी एजुकेशन, यानी कि वह एजुकेशन की फील्ड में है। तो बात बड़े ही गौर से ध्यान रखनी है आपको, इन दी एजुकेशन का क्या मतलब निकलता है यहाँ पर कि वह एजुकेशन फील्ड में है। ही इज इन द पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स के अंदर यानी राजनीति के अंदर है, पॉलिटी से बना है पॉलिटिक्स। अब देखो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, समय का बोध करवाने वाले शब्द जो समय सूचक शब्द होते हैं, जैसे वीक, वीक को हम सप्ताह बोलते हैं, हफ्ता भी बोलते हैं। मंथ, मंथ को हम महीना बोलते हैं। सीजन, सीजन को हम ऋतु बोलते हैं। ईयर, ईयर को हम वर्ष बोलते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी को शताब्दी बोलते हैं। स्पैन, स्पैन को अवधि बोलते हैं। एज, एज को काल बोलते हैं। अब यहां पर देखो, जैसे यहां पर एक पॉइंट समझो, देखो हमेशा जब भी समय अनिश्चित हो तभी इनका प्रयोग होता है। कैसे? अब देखो सपोज ये एक हफ्ते की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने बोला 1 से लेकर 7 दिन का एक हफ्ता होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब देखो मैंने बोला ही विल कम बैक इन अ वीक, यानी कि वह एक हफ्ते में वापस आ जाएगा। कब आएगा मुझे नहीं पता, एक हफ्ते के भीतर कहीं भी आ जाएगा। हो सकता है 5वें दिन आ जाए, 6ठे दिन आ जाए, मान लीजिए फ्राइडे को आ जाए। तो आप इसमें समय की अनिश्चितता को ही जानते हैं, निश्चितता को नहीं जानते हैं। सपोज मैंने बोला ही विल कम बैक हियर इन 15 मिनट्स, तो यानी समय मैंने मेंशन किया। अब देखो 1 मिनट से लेके 15वें मिनट, तो मोटा मोटा मेरे जहन में मैं एक आइडिया निकाल सकता हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा 15वें मिनट पर आ जाएगा, 14वें मिनट पर आ जाएगा, या फिर 13वें मिनट पर आ जाएगा। लेकिन मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि वह 15 मिनट के भीतर किस मिनट या किस क्षण पर वापस आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया ना। अब समझो इसको,
इन अ वीक, एक हफ्ते में या एक हफ्ते के भीतर। इन जनवरी, जो कि मंथ का है, तो जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, सबके साथ इन, तो महीनों के साथ सबके साथ इन। इन ऑटम, यानी यहां पर सीजन की बात हो रही है, ऋतु की बात हो रही है, तो ऋतु है जैसे स्प्रिंग है, समर है, विंटर है, ऑटम है, इन सबसे पहले इन विंटर, इन समर, इन दिस सीजन भी करके आप बोल सकते हैं, यानी इस ऋतु में। अब देखिए यहां पर ये है इन। अब इन 1526 यानी वर्ष की बात हो रही है। अगर मैं सेंटेंस बनाता हूं इसके ऊपर, द वॉर वॉज फोर्ट इन 1526, युद्ध लड़ा गया था 1526वें सन में। अब 15वां यहाँ पर सेंचुरी को लेते हैं। अब उसके अंदर सपोज ये है 1526वां सन, युद्ध लड़ा गया एक साल में 1 तारीख से लेकर 365 मान लेते हैं, ठीक है, इतने दिन हैं। कब लड़ा गया मुझे नहीं पता, मुझे इतना मालूम है कि इस वर्ष में लड़ा गया, तो अनसर्टेन है, इसलिए मैंने इनका उपयोग किया। अब देखो इन दिस मंथ यानी इस महीने में, इन द ईयर ऑफ 1947, इसी ईयर को हमने खोल के लिखा है इन द ईयर ऑफ 1947, यानी दोनों ही ढंग हैं कहने के। अब देखो इन द 16th सेंचुरी, इन द 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, शताब्दी के साथ आप इनका उपयोग करेंगे। विक्टोरियन एज यानी काल की बात कर रहा है। एलिजाबेथ्स एज, एलिजाबेथ वाले काल की बात कर सकते हैं। इन दिस सेंचुरी करके भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 7th रूल, शो द लैंग्वेज मटीरियल। अब देखो कैसे, से इट इन इंग्लिश, यानी कि इसको इंग्लिश में कहो, यानी मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे प्लीज से इट इन इंग्लिश, यानी लैंग्वेज की बात कर रहा है, आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना है। पुट इट इन राइटिंग, पुट इन मतलब कि पेश करो। अब देखो पुट इट इन राइटिंग यानी कि लेखन में पेश करो, लिखित रूप से पेश करो। शी रोट इन पेंसिल। अब देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन का उपयोग किया गया है पेंसिल के साथ, तो आपको ध्यान रखना है कहीं भी आपको पेंसिल दिखता हो या फिर इंक दिखता हो तो दोनों के साथ में आप किसका उपयोग करेंगे, इनका। तो ध्यान रखना है, क्योंकि पुराने जमाने में कलम हुआ करती थी, कलम को डुबोते थे, तो तभी से वह शाही को अपने अंदर सोखता था और उससे लिखा जाता था, तो शाही भरी जाती थी। आजकल उल्टा है, अब तो शाही भरी भराई आती है, इसलिए आप मार्कर के साथ, अपने पेन के साथ विद का उपयोग करते हैं क्योंकि वो एज अ टूल है। लेकिन कलम वाइज, क्योंकि पेन का जो मतलब होता है ना, ये जो पेंसिल है इसका मतलब कलम है, आपको ध्यान रखना है। इन सब के साथ इनका उपयोग होता है, तो इन पेंसिल करके बोलेंगे। आई पेड इन कैश यानी कि मैंने नकद में दिया। ही स्पोक इन लाउड वॉइस यानी कि वह जोर से बोला। अब देखते हैं 8th रूल, ये है ए एन यानी आर्टिकल ए लगा हो, एन लगा हो, एज पर जो हमारा रूल है कॉन्सोनेंट के लिए, ये वाउल के लिए यूज होता है। कार हो, जीप हो, ट्रक हो, वैन्स हो, टैक्सी हो, सिर्फ यही वाले व्हीकल, बाकियों के साथ नहीं उलझेंगे आप, बाकी तो मैं समझाऊंगा आपको क्योंकि डायनामिकली चेंज होती है प्रेपोजिशन उनके साथ में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं इन अ कार। अब कार को आप कभी भी ध्यान रखना, ना तो आप बाय बोलेंगे, क्या ध्यान रखना है, इन वाले शब्दों के साथ कभी भी आप ऐसे मत बोलना ही एस कम बाय अ कार, नहीं, ये रॉन्ग है। आई एम सिटिंग ऑन अ कार, वो भी रॉन्ग है, यानी कार की छत पे तो नहीं बैठे होगे ना, तो इसलिए भूल जाना उसको। तो ऑन भी नहीं आएगा यहाँ पर, बाय भी नहीं आएगा, क्या आएगा, इन अ कार, क्योंकि आपको घुसना पड़ता है उसके अंदर। अब देखिए इन अ वैन, सेम चीज है, उसी की शेप होती है ऐसी। इन अ ट्रक, तो ट्रक भी ऐसे ही होता है। इन अ टैक्सी, ऐसे मत बोलना बाय अ टैक्सी। इन अ जीप, तो मुझे उम्मीद है ये वाले रूल समझ में आ गए होंगे। 9th रूल, इनसाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी वस्तु के अंदर की बात हो रही है। मान लीजिए अगर ये एक वॉल है और मैं एक कील लेकर इस पर गाड़ देता हूं, तो कुछ इतना पार्ट भीतर चले आएगा जो कि वॉल के अंदर ही रहेगा, यानी वह उसमें बंद हो गया है, यानी किसी वस्तु के अंदर है। ऐसे ही अब यहाँ पर सेंटेंसेस के रूप में हम पहचानेंगे। आई डिडंट फाइंड एनी मनी इन योर बैग, मुझे कोई भी पैसा तुम्हारे बैग के भीतर यानी अंदर नहीं मिला। तो समझ में आई बात,
इनका मतलब यहाँ पर अंदर से है, बैग के यानी बस्ते के अंदर नहीं मिला। ऐसे ही देखते हैं दूसरा सेंटेंस, द बुक्स आर इन द बॉक्स, यानी एक डिब्बी के अंदर क्या है, किताबें रखी हुई हैं। अब यहां पर देखते हैं, यू आर वॉचिंग मी इन द वीडियो, सही बात है ना, आप मुझे इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, तो यू आर वॉचिंग मी इन द वीडियो, मुझे निकाल तो नहीं सकते, मुझे छू नहीं सकते, मैं वीडियो में पैक्ड हूं। ऐसे ही समझ में आया। अब देखते हैं यहाँ पर, द कॉइन्स आर इन माई पॉकेट, यानी अगर मेरी जेब के अंदर चले गई तो वो मेरी जेब के अंदर अंदर बंद है। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, देयर अ वास्प या फिर वैस्प इन द रूम। अब वैस्प किसको बोलते हैं, आप ध्यान देना, ये ततैये को बोलते हैं, जो पीले कलर का ततैया होता है ना उसको बोलते हैं, और जो भवरा होता है उसको ऑर्नेस्ट बोलते हैं। तो वैस्प ततैये को बोलते हैं। आप बोल रहा है कि कमरे में एक ततैया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 10th रूल, विद इन द शेप साइज कलर सराउंडेड बाय समथिंग, यानी आप किसी प्रकार की या आकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कलर की बात कर रहे हैं, रंग की बात कर रहे हैं, जो कि घिरी हुई है किसी न किसी चीज से, जैसे शी वॉज लाइंग इन द बेड। अब देखिए कि क्या कहना चाह रहा है, सपोज ये बेड है और वह क्या था, लेटी हुई थी उस बेड में, तो वो क्या था, उसमें सराउंडेड थी यानी कि पैक्ड थी। लेकिन अगर ये बैठ जाती, बैठने के बाद हम ओन का उपयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना, अगर मैं बिस्तर पे बैठ जाऊं चाय पीने के लिए तो आई एम ऑन द बेड नाउ, ऐसे करके बोलेंगे। अगर मैं लेटा हूं तो ऑब्वियसली मैं उससे घिरा हुआ हूं, तब इनका उपयोग होता है। अब ऐसे ही देखते हैं, इट इज मूविंग इन अ सर्कल। सपोज आपने गेम खेली होगी, वो जो बेयरिंग होते हैं छोटे छोटे छोटे, तो उसमें ऐसे ऐसे करके वो पजल बनाया हुआ होता है, ऐसे करके कुछ रास्ते बने हुए होते हैं, तो उसमें वो मूव करती है, वह उससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकती और उसको मिड में लाना पड़ता है, आपको मालूम है आपको। तो वैसे ही इट इज मूविंग इन अ सर्कल, वो एक गोल दायरे में ही घूम रहा है। सोक इट इन कोल्ड वाटर, सोक माने सोखना ही होता है, पानी को सोख लेना, इन कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ही इज वॉकिंग इन द पार्क। अब देखो सपोज ये एक पार्क है और ये इसका गेट है, यहां से आप चलते हुए आए और आपने एंट्री ली और आप अब इसमें पाथ के ऊपर बस घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, सपोज ये बना हुआ है, फिर ऐसे ऐसे रूट है, ये पार्क में आप इसी में ही वॉक कर रहे हैं और लास्ट में बाद में जाकर आप बाहर निकलेंगे। तो जब तक आप इसके अंदर हैं आप इससे घिरे हुए हैं, यानी सराउंडेड हैं, इर्द गिर्द दीवारें खड़ी हुई हैं, इसलिए इन द पार्क बोलेंगे। अब देखिए, ही इज इन द मार्केट, जैसे ये कॉन्सेप्ट है वैसे ही मार्केट भी होती है। सपोज आपके यहाँ पर एक मार्केट है, आप उस मार्केट में बहुत सारी टाइप्स की दुकानें होती है, एक परचून की दुकान है, एक सिलाई की दुकान है, कपड़े की गारमेंट्स की दुकान है, मसालों की दुकान है, ऐसे करके बहुत सारी शॉप्स होती हैं एक मार्केट में। तो बेसिकली जब आप मार्केट के अंदर आते हैं, आप एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर ये सब घिरा हुआ है, यानी आप मार्केट के अंदर अंदर मूव करते हैं। तो शी इज इन द मार्केट मतलब वह इस वक्त मार्केट में है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट रूल 11th, एनक्लोज्ड स्पेस यानी बंद जगह, बिल्डिंग्स यानी इमारतें, ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं, जो भी संगठन होते हैं या फिर कंपनीज के रूप में बड़े बड़ी संस्थाएं होती हैं, रीजन्स जो कि इलाके होते हैं बड़े बड़े, डेजर्ट्स जो कि रेगिस्तान मरुस्थल को बोलते हैं, फॉरेस्ट इसको जंगल बोलते हैं हम, और ग्रुप ऑफ पीपल यानी झुंड की बात हो रही है यहाँ पर, लिटिल बोट्स यानी छोटी नावों की बात, और वाटर्स आपको ध्यान देना है, यहाँ पर वाटर नहीं है, वाटर का मतलब तो पानी होता है, लेकिन जब उसमें एस ऐड हो जाता है तो इसका मतलब समुद्र होता है यानी ओशन। अब देखते हैं एग्जांपल्स, इन अ केनोए, इन अ केनोए, केनोए देखिए आपने, केनोए जो कि जैसे आप अप्पू घर या समथिंग वाटर पार्क इस टाइप से जाते हैं, तो उसके अंदर एक डोंगा नाव होती है जिसमें एक सीट होती है इधर, और आप बैठकर उसमें पैडल मारते हैं ऐसे, और वह मूव करती है। देखिए ना आपने, उसको डोंगा बोलते हैं क्योंकि डोंगा शेप में है, इसलिए डोंगा नाव बोलते हैं। तो इन अ केनोए, ही इज सिटिंग इन अ केनोए यानी कि वह डोंगा नाव में बैठा हुआ है। इन द पैसिफिक, पैसिफिक मतलब
यानी वाटर्स की बात हो रही है, समुद्र की बात हो रही है, तो इन द पैसिफिक मतलब कि समुद्र में है। अब देखिए इन द थिएटर, तो इन द थिएटर यानी मूवी थिएटर की बात हो रही है। कोई भी व्यक्ति अगर मूवी देखने गया है थिएटर में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ही इज सिटिंग इन द थिएटर राइट नाउ। अब देखिए यहाँ पर इन द क्राउड, कोई भीड़ में है तो उसको इन द क्राउड बोल सकते हैं आप। इन द रॉकी माउंटेन्स, जैसे कि हम माउंटेन्स का जिक्र करते हैं, तो रॉकी माउंटेन्स के साथ भी इनका उपयोग होता है, जो कि खड़ी चट्टाने, पथरीली चट्टाने होती हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड जो प्रेपोजिशन के रूप मैंने बताए हैं, रूल्स मैंने बताए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। इनके नोट्स बनाने हैं, एक बार रिवाइज जरूर करना है, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना है, चाहे एक दिन बाद करिए, 2 दिन बाद, ताकि ये रूल्स आपके यहाँ पर बिल्कुल बैठ जाएं और आपको कोई भी चिंता ना हो, परेशानी ना हो इनको इस्तेमाल करते हुए डेली लाइफ में, अपनी स्पीकिंग के अंदर या फिर राइटिंग के अंदर, एग्जाम्स के अंदर। आपके नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं मेरी तरफ से, ये तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दुविधा परेशानी होती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिए। कोई भी अन्य टॉपिक चाहते हैं वो भी आप मेरे को बता देना। वीडियो को लाइक जरूर करना है। मैं देखिए इतना एफर्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, तो एक जरा सा एफर्ट जो कि 1 सेकंड से भी कम समय लेता है, तो अभी के अभी लाइक कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए अपने एक दोस्त के साथ, 2 दोस्त के साथ, जितने भी दोस्त हों सबके साथ, ताकि सबको फायदा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बनाया नहीं जाना है। आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं इन टू। अब देखो इन का मतलब मे होता है, अब हमने मे के साथ में टू और जोड़ दिया, तो टू को समझो, टू का मतलब होता है दिशा, दिशा बताना यानी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं और मे भी इस्तेमाल किया, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, अंदर की तरफ जैसे इन, और गति के लिए यानी दिशा भी बताई आपने, कोई भी चीज मोशन में बाहर से अंदर की ओर जा रही हो, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इनटू का प्रयोग वहां होगा मोशन टुवर्ड्स इनसाइड। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ये जग है, जग में आपका पानी भी भरा हो सकता है, दूध भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है, और ये कप है। सपोज मैं इसमें चाय भर लेता हूं और आपने चाय को थोड़ा सा उड़ेला इसके अंदर, कप के अंदर, तो कप में बाहर से अंदर की ओर चाय यहाँ पर भरना चालू हो जाएगी। यानी कोई भी चीज बाहर से अंदर की ओर आई, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आई हैव पोर्ड टी इनटू द कप। तो इनटू का प्रयोग किया क्योंकि पोर्ड से मुझे मोशन पता लगा कि कोई चीज बाहर से अंदर की ओर आई थी। इसी प्रकार सपोज ये पूल है, पूल यानी जो पानी का पूल होता है जिसके अंदर स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं, ऐसे ही आप ऊपर चढ़े डाइविंग करने के लिए, कूदने के लिए। और इसमें आप देखिए मैंने अगर बोला कि he jumped in the river या into the river, क्या प्रयोग करूं, तो समझना बात को, जब ये कूदेगा तो बाहर से अंदर की ओर यहां पर कहीं पर सपोज ये आ जाएगा, तो into का प्रयोग होगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा he jumped into the pool। तो ध्यान रखना है यहां पर क्या बोला मैंने, into the pool। तो पूल के अंदर, मान लीजिए अगर ये नदी होती तो मैं रिवर बोल देता, कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसी में ही पहले ही तैर रहा होता, मैं यहीं पर पहले से ही मौजूद हूं, एक और बंदा अंदर ही हूं, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये सिखाया था कि कोई भी चीज जब आप पैक्ड होते हैं और उसके अंदर होते हैं उस दायरे में, तो इनका प्रयोग हो सकता है। तो आप बोलते हैं कि आई एम इन द रिवर या फिर पूल, यानी मैं पहले से ही मौजूद हूं, लेकिन आप बाहर से अंदर की ओर आएंगे, तो जंप से मुझे सेंस पता लगी कि मोशन में थे। चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर समझते हैं कहां कहां इसका प्रयोग होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, यानी काया पलट कर देना किसी भी चीज की, रूपांतर भी बोलते हैं। परिवर्तन ला देना यानी कंप्लीटली चेंज हो गया। तो सेंटेंस से समझते हैं द कैटरपिलर, कैटरपिलर क्या होता है, जिससे बटरफ्लाई यानी कि तितली पनपती है, तो कैटरपिलर चेंज्ड इनटू अ बटरफ्लाई। अब देखो मुझे कैसे पता लगा कि इनटू होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्योंकि पहले कैटरपिलर था, पत्ते खा रहा होगा, 3 महीने बाद एक तितली के रूप में वो उजागर होता है और वो ककून छोड़ देता है, अपना ककून जो उसका खोखला होता है ना, खोखल जिसको बोलते हैं, उसको छोड़ देता है। तो यहाँ पर मुझे चेंज से पता लगा, क्योंकि चेंज्ड मुझे बताता है कुछ चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, इसी वजह से मैंने इनटू का उपयोग किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ
इनटू का उपयोग होना है। अब देखो चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन होना, चेंज इनटू किसी चीज में तब्दील हो जाना या टर्न इनटू किसी चीज में बदल जाना। अब देखो यहां पर सेंटेंस से समझते हैं, यू मस्ट ट्रांसलेट दिस कोर्स इनटू इंग्लिश। अब देखो यहां पर क्या चेंज हो रहा है, यहां पर माध्यम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट का मतलब आपने दूसरी भाषा में ट्रांसलेट यानी कि परिवर्तन करना है। मान लीजिए कोर्स हिंदी में है और इंग्लिश में करेंगे तो रूपांतरण हो गया ना एक तरीके से उसका, और उसमें परिवर्तन आ गया। तो आप हमेशा मान लीजिए कि मैंने आपको बोला ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, तो इनटू को याद कर लेना, ट्रांसलेट के साथ इनटू का उपयोग होता है। दे डिवाइडेड द पिज्जा इनटू 3 स्लाइसेस। क्या किया, डिवाइडेड। अब देखो ये डिवाइड किया है तो किस में किया, यानी अब पिज्जा जो था ये एक था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके 3 टुकड़े कर दिए। सपोज ऐसे करके 3 टुकड़े कर दिए हैं, तो अब इसमें परिवर्तन आ गया है, चेंज हो गई है उसकी अवस्था, इसलिए इनटू का उपयोग किया गया है। अब देखो यहां पर द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम, यानी जो फल हैं वो परिवर्तित कर दिए जाएंगे किसके अंदर, जैम के अंदर। तो परिवर्तन फिर से नजर आ गया, अवस्था चेंज हो रही है, इसलिए इनटू। तो दोनों ही समान है, थोड़ा मैंने अलग ढंग से लिखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक ही चीज, मीडियम चेंज हो, स्टेट चेंज हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब देखो यहाँ पर शी वॉज स्लाइडिंग इनटू डिप्रेशन, वह धीरे धीरे या फिर वह डिप्रेशन में यानी मायूसी की ओर जाती जा रही है। तो स्लाइडिंग से मुझे मोशन का पता लगा, और वह जो नॉर्मल स्टेट थी उससे अब वह उसका मीडियम चेंज हो रहा है मायूसी की ओर, इसलिए हमने इनटू का उपयोग किया। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। अब देखते हैं एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म को उत्सुकता बोलते हैं, तो ध्यान रखना है, इसको इन शॉर्ट हम एंथु भी बोलते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए यानी रुचि के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। आई एम इनटू टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट, ध्यान रखना, यानी मैं उत्सुक हूं किसी चीज के प्रति और मेरी उसमें रुचि है, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा सेंटेंस का, कि मेरी रुचि पढ़ाने में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम इनटू टीचिंग। आई एम इनटू टीचिंग का मतलब मैं पढ़ाने में रुचि लेता हूं। अब देखो शी रियली इनटू हर वर्क, यानी वह अपने काम में बड़ी ही रुचि लेती है, डूब जाती है, मग्न हो जाती है। तो एंथुजियाज्म इंटरेस्ट के साथ में इनटू का प्रयोग करना है आपको। अब देखो टू अ पॉइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए कोई भी हम समय का बोध यहां पर दर्शा रहे हैं, कैसे, शी कंटिन्यूड वर्किंग लेट इनटू नाइट। उसने क्या जारी रखा है, अपना काम देर रात तक भी जारी रखा है। तो यहाँ पर फिर से मोशन है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने समय भी दर्शाया और मोशन भी दर्शाया, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ है। He did not get married until he was well into his 30s. उसने शादी नहीं करी जब तक कि वह अच्छा खासा है ना 30 की उम्र तक नहीं पहुंच गया। तो इस कंडीशन में भी आप इनटू का प्रयोग करते हैं। तो आपने यहाँ पर समय का भी बोध करवाया और मोशन भी है। तो मुझे उम्मीद है ये चारों आपको समझ में आए हैं। अब देखते हैं फिफ्थ रूल, डिवाइडिंग नंबर्स, यानी कि जब हम नंबर को भाग देते हैं तो 3 इंटू 24। देखिए यहाँ पर भाग दिया 3 से 24 को, तो क्या आंसर आया 8। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंटू का मतलब डिवाइड के लिए भी किया जाता है, यानी भाग देने के लिए। अब देखिए सिक्स्थ रूल, पोजीशन एंड डायरेक्शन। पोजीशन यानी स्थिति या स्थान, या डायरेक्शन को हम बोलेंगे कोई भी दिशा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, वेयर्स जॉन, ये कुछ भी हो सकता है, वेयर्स पॉल, वेयर्स तरुण, वेयर्स वरुण, कैसे भी करके पूछ सकते हैं आप। आपने आंसर क्या दिया, ही इज गॉन इनटू द रूम। अब देखिए कैसे, यहाँ पर सपोज ये एक रूम है यहाँ पर, और इस रूम में एक दरवाजा है यहाँ, और ये जॉन है, और जॉन जब आया तो ये कैसे गया है यहाँ पर, ऐसे। तो बाहर से अंदर की ओर गया और गति में था, है ना, चल के ही गया होगा, तो गति दर्शाई गई, इसलिए ही इज गोन। गोन से हमें पता लग गया कि वह गति में था, इसलिए इनटू का उपयोग किया। अब देखते हैं यहाँ पर, शी डाइव्ड इनटू द वाटर। डाइव्ड जैसे स्विमिंग पूल में मैंने बताया था, तो जब कूदी होगी वो
तो मोशन में थी और बाहर से अंदर की ओर चली गई, यानी डाइव्ड इनटू। अब देखिए ही जंप्ड इनटू द रिवर, सेम ही है, रिवर यानी नदी के अंदर कूदा, तो कूदा होगा तो बाहर से अंदर की ओर कूदा होगा, इसलिए इनटू। ही थ्रू लेटर इनटू द फायर, यानी उसने क्या फेंका। अब फेंका क्या, खत। अब देखो खत जब गया होगा तो गति में था, इसलिए इनटू का प्रयोग किया, उसने अग्नि के अंदर फेंक दिया। स्पीक क्लियरली इनटू द माइक, अब देखो इसमें डायरेक्शन बताई जा रही है कि कहां पर, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक, यानी अब कहां से डिलीवर होएगी, देखो बाहर से अंदर की ओर आवाज जाएगी, यानी जैसे मेरी आवाज अभी मेरे माइक में जा रही है, तो आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि ये बाहर से अंदर की ओर जा रही है, तो स्पीक क्लियरली इनटू द माइक। अब देखते हैं यहाँ पर 7th रूल, टू अ पॉइंट एट विच यू हिट समबडी और समथिंग, मतलब कि ऐसी कोई स्थिति हो, ऐसा कोई चीज हो जहां पर आप अचानक से किसी से मिलते हैं या भिड़ंत होती है, किसी चीज से टकराव होता है। द ट्रक क्रैश्ड इनटू अ पार्क्ड कार, यानी खड़ी हुई कार थी, यानी पार्किंग में खड़ी हुई कार थी। द ट्रक, ट्रक क्या हुआ, क्रैश यानी टकरा गया, तो टकराने के सेंस में हमने इनटू का प्रयोग किया। अब देखते हैं 8th रूल, यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना, आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड विथ सम फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और मुहावरों के साथ में इनटू का उपयोग होता है। कैसे, देखिए ब्रेक इनटू, इसको याद कर लेना आप, कम इनटू, गेट इनटू, लुक इनटू, रन इनटू, टॉक इनटू, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो ब्रेक इनटू को क्या बोलते हैं, टू फोर्सिबली एंटर, यानी जबरदस्ती अंदर घुसना, तो जबरदस्ती घुस आना, मान लीजिए कोई ताला तोड़ के जबरदस्ती घुस आए घर के अंदर, चोर घुस आए या फिर पुलिस किसी बिल्डिंग को तोड़कर घुस जाए जबरदस्ती, तो ब्रेक इनटू आप उपयोग में लाते हैं। कम इनटू, कम इनटू को टू अक्वायर होता है, अक्वायर मतलब कि कब्जा पाना। गेट इनटू, गेट इनटू का मतलब होता है कि किसी चीज में शामिल हो जाओ। बी इन्वॉल्व विद, या पहुंच जाना, पहुंच आना, चढ़ जाना, इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है कि गहन जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने को बोलते हैं, ये आपने सारे याद करने हैं। रन इनटू, टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, यानी अचानक से भिड़ंत होना, टकराना, इसको रन इनटू बोलते हैं। अब यहां पर देखते हैं टॉक इनटू, टू परसुएट टू डू समथिंग, किसी को किसी कार्य को करने के लिए विवश कर देना, बाध्य कर देना, तो इसको टॉक इनटू बोलते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर इडियम्स और फ्रेजल वर्ब से संबंधित कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि हम उनको बिल्कुल पक्का कर लें, आपके एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। द पुलिस ब्रोक इनटू द कार टू कैच क्रिमिनल, अब ध्यान रखो कि पुलिस घुसी है जबरदस्ती कार के अंदर, कार का शीशा तोड़ा होगा, लॉक तोड़ा होगा, क्योंकि तोड़ना जरूरी बन गया, क्योंकि जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी अपराधी को पकड़ने के लिए, इसलिए ब्रोक इनटू होगा, यानी वह कार तोड़कर क्रिमिनल को कैच करने के लिए अंदर घुसी। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं, he came into a lot of money when her grandfather passed away। अब passed away हम थोड़ा आरामदायक सेंस में बोलते हैं, यूफेमिज्म है कि मर गए, यानी कि वह चले गए, स्वर्गवास हो गया उनका, उसके बाद उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आया, यानी उसके कब्जे में बहुत सारा पैसा आया, तो यहां पर सेंस है कब्जा किसके ऊपर पाया, पैसे के ऊपर। अब देखो यहाँ, इफ यू गेट इनटू अ रॉन्ग प्लेस यू आर लाइकली टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। अब देखिए 2 बार यूज हुआ है गेट इनटू, ठीक है, गेट इनटू यानी कि आप अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं, ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जो कि गलत है, आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो आप हो सकता है कि बहुत भारी मुसीबत में फंस जाएं। द जूरी, जूरी को न्यायाधीश बोलते हैं। जूरी इज लुकिंग इनटू द एलिगेशंस दैट ब्राइब्स, ब्राइब्स को बोलते हैं रिश्वत लेना, इन्फ्लुएंस्ड द ऑफिसर्स एक्शन, इसका मतलब प्रभाव होता है यानी प्रभुत्व होता है। तो जूरी क्या कर रही है, छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, जो भी दोषारोपण हुआ है, आरोप लगे हैं रिश्वत लेने के नाम पर, जिसकी वजह से ऑफिसर्स के जो कार्य थे उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, हो सकता है मतलब उसने सही डिसीजन ना लेकर
रिश्वत लेने के अंदाज में, और वह कार्य किसी और अंदाज में कर दिया, उसने निपटा दिया। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई रैन इनटू जेन ऑन द वे टू द मॉल यस्टरडे। मतलब मैं काफी भौचक्का रह गया, यानी आश्चर्य हुआ, मुझे अचानक से कौन मिल गया? जेन। तो यहाँ पर रैन इनटू का मतलब अचानक से है, सडनली मीट यानी कि टकराना। अब देखते हैं, जॉन टॉक्ड जेन इनटू गोइंग टू अमेरिका विद हिम। अब जॉन ने क्या बातचीत करी, लेकिन इनटू लगते ही इसने विवश कर दिया है, बाध्य कर दिया है। जॉन टॉक्ड जेन इनटू गोइंग, यानी उसने उसको विवश कर दिया अमेरिका जाने के लिए उसके साथ में। ये है प्रेपोजिशन टू। प्रेपोजिशन टू इंग्लिश भाषा में बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल में लाई जाती है। कहां कहां लाई जाती है उसको जानते हैं। देखिए, इसका अर्थ का प्रयोग लक्ष्य यानी किस और आपका एम है, डेस्टिनेशन जिसको हम गंतव्य बोलते हैं, स्थान या फिर आप डायरेक्शन के लिए, कोई दिशा बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मुझे स्कूल जाना है या मैं जा रहा हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी किस ओर जा रहा हूं, दिशा बताई मैंने, स्कूल की ओर। स्कूल की ओर यानी टू स्कूल, ध्यान रखना है आपको। आई एम गोइंग टू द मॉल, यानी किस ओर जा रहा हूं, मॉल की ओर, इसलिए मैंने मॉल से पहले टू लगाया है। ऐसे ही अगर मैं थिएटर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू द थिएटर। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, वी आर गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, यानी अब हमने यहाँ पर गंतव्य बता दिया, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन है हमारी अमेरिका, हम अगले सप्ताह अमेरिका जा रहे हैं, यानी गंतव्य से पहले आपको टू का प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, डज शी वांट टू कम टू द मॉल विद अस, क्या वह हमारे साथ मॉल आना चाहती है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, किस ओर आने को पूछ रहा है, मॉल की ओर, यानी कि डेस्टिनेशन मिल गई, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर नियम हमारे, ये है अप्रोक्सीमेट नंबर्स, यानी अनुमानित संख्याएं। आप गणना करते हैं नंबर्स के रूप में, जैसे हम आमतौर पे बोलते हैं ना कि मैं वहां गया था और 3 से 4 लोग बैठे हुए थे, यानी 3 से 4। अब इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं, देयर वर 50 to 60 वर्कर्स एट द मीटिंग। मीटिंग में 50 से 60 कर्मचारी मौजूद थे। चलिए समझ में आई आपको, अप्रोक्सीमेट नंबर्स को 50 and 60 बोलते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और टू का इस्तेमाल करके बोल जाते हैं। कोई भी संख्या हो सकती है। इट विल कॉस्ट यू 600 to 700 रुपीज, ये वस्तु आपको 600 से 700 रुपए की लगेगी या पड़ेगी। तो चलिए अनुमान लग गया ना यहाँ पर, 600 to 700, ये कुछ भी हो सकता है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आ गया है। दूसरा रूल देखते हैं, आफ्टर सम वर्ब्स, यानी कुछ क्रियाओं के बाद। कैसी क्रिया, बी यूज्ड टू, यानी बी यूज्ड के बाद टू लगेगा, गेट यूज्ड के बाद टू लगेगा, लिसन के बाद टू लगेगा। यहाँ पे गलती मत करना, बहुत सारे लोग लिसन के बाद टू लगाना ही भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है। लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे भी टू लगेगा। ऑब्जेक्ट टू, जब आप विरोधाभास प्रकट करें, यानी आप सहमत नहीं है तो ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट टू समवन। रिप्लाई टू, प्रतिक्रिया, यानी कि आप किसी को जवाब देंगे। रिस्पॉन्ड टू, ये भी प्रतिक्रिया होती है। चलिए यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, आई लिसन टू द DVD आई बॉट फ्रॉम द मॉल, यानी मैंने डिजिटल वीडियो डिस्क जो थी मेरी, मैंने उसको सुना, जो कि मैंने मॉल से खरीदी थी। तो इसलिए जब मैंने सुना तो उसके साथ में टू का प्रयोग किया। अब यहाँ पर देखते हैं, ऑब्जेक्ट टू योर रिमार्क्स, यानी मैं आपकी टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, मैं उसके ऊपर विरोध प्रकट करता हूं। तो ऑब्जेक्ट जब करेंगे तो टू इस्तेमाल करना है। He hasn't replied to my mail yet, यानी उसने अभी तक भी मेरी चिट्ठी का जवाब वापस में नहीं दिया है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड रूल, आफ्टर सम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, यानी विशेषणों के बाद कैसे, क्रूअल टू, फेथफुल टू, काइंड टू, लॉयल टू, नास्टी टू, जेनरस जिसको उदार बोलते हैं, दयावान भी बोल सकते हैं आप, टू। अब देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस में, आई डोंट लाइक द पीपल बीइंग क्रूअल टू एनिमल्स,
मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो जानवरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते, बहुत ही निर्दयी हैं, निर्मम हैं उनके प्रति, मुझे वह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप क्रूएल के साथ टू का प्रयोग करते हैं। बी काइंड टू हर, यानी उसके प्रति दयावान रहें। यू आर सो नास्टी टू हर, यानी आप उसके प्रति बहुत ही कैड़ा रुख है आपका, बहुत ही कड़वा रुख है, बहुत कड़वा रवैया है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। डिनोटिंग टाइम और प्लेस, यानी जब आप समय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, समय का बोध करवाते हैं या फिर स्थान का बोध करवाते हैं। अब देखिए कैसे सेंटेंस में, ही वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, समय दे दिया, कब से कब तक, सुबह से लेके शाम तक उसने मेरा इंतजार किया। ऐसे ही द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स डोर टू डोर, कैसे, दरवाजे से दरवाजे तक, यानी एक घर से दूसरे घर तक पोस्टमैन क्या करता है, चिट्ठियों को डिलीवर करता है, यानी वहां पर फेंकता है, डालता है। चलिए यहां पर समझते हैं रूल नंबर 5, डू नॉट यूज प्रेपोजिशन टू। कौन कौन से शब्दों से पहले नहीं करना है, देखिए इस सेंटेंस की मदद से समझते हैं। आई एम गोइंग टू, अब देखिए मैंने टू को यहां पर काटा हुआ है, कौन से शब्दों से पहले, आउटसाइड, इनसाइड, हियर, देयर, होम। आप ऐसे नहीं बोल सकते आई एम गोइंग टू होम, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्पोकन वाले भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले भी। आपको ये गलती नहीं दोहरानी है अब, क्योंकि आप रूल से अब वाकिफ हो चुके हैं। आई एम गोइंग होम बोलेंगे सीधा, आई एम गोइंग आउटसाइड, आई एम गोइंग इनसाइड, आई एम गोइंग हियर, आई एम गोइंग अब्रोड, अब्रोड मतलब कि विदेश में, बाहर, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स यानी सीढ़ियों से ऊपर की ओर, आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे की ओर, आई एम गोइंग नोवेयर यानी कहीं पर भी नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग समवेयर मैं कहीं पर जा रहा हूं। चलिए रूल क्लियर हो गया होगा आपको। 6th रूल देखते हैं यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव्स फ्रेज टू होम। अब इस रूल को समझिए, इस फॉर्मूला को कैसे समझना है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पोजेशन का मतलब अधिकार, जैसे अगर मेरे को अपना अधिकार जताना हो तो मैं बोलूंगा माय, मेरा। आपका अधिकार जताना होगा तो बोलूंगा योर, हमारा जताना होगा तो बोलूंगा आर, का जताना होगा लड़के का तो बोलूंगा हिज, लड़की का जताना होगा तो बोलूंगा हर, उन लोगों का जताना होगा जो मैं यहाँ पर नहीं है, दूर है, तो मैं बोलूंगा देयर। इट का अधिकार जताना होगा तो बोलूंगा इट्स, वन का अधिकार जताना होगा तो बोलूंगा वंस। ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार यहाँ पर अब टू का इस्तेमाल होता है। चलिए इस बात को गौर से समझना है, वहां पर नहीं होता, कहां पर होता है, जब पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। द पब्लिशर केम टू माई होम यस्टरडे, यानी जो प्रकाशक था वो मेरे घर कल आया था। तो क्या बोला, कौन सा घर, मेरा घर, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के कारण यहां पर टू का उपयोग हुआ है। अगला देखते हैं, आई वेंट टू हर होम लास्ट नाइट, कल रात मैं उसके घर गया था। कल रात किसके, दिशा बताई मैंने, किसके, है ना, उसके, लड़की के, लड़की के लिए हर का प्रयोग होता है, तो इसलिए उससे पहले टू का उपयोग हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर टू पर की सेंस में ही इस्तेमाल होता है जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं, खाने पर बुलाते हैं, चाय पर बुलाते हैं, कोई मील है, कोई स्नैक्स है, इन चीजों के लिए आप टू का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले ध्यान रखेंगे, उनकी एरर भी इसी टाइप से बनती है। अब देखिए, ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, अब देखो इसका मतलब भी पर है, आप ये भी तो बोल सकते हो कि ही वॉज इन्वाइटेड ऑन टी। अब ध्यान रखना है, मैंने आपको समझाया था ऑन का प्रयोग होता है जब आप ऊपर हो सपाट एरिया पे, तो आप चाय के ऊपर तो नहीं बैठे होंगे। बेसिकली टू क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दिशा बताई गई है, तो किसके लिए बुलाया, चाय के लिए। समझ गए बात को। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हर मदर इनवाइटेड मी टू डिनर, यानी किसके लिए बुलाया, खाने पर बुलाया है। ऐसे ही गाना भी सुना होगा चाय वाला आपने कि मम्मी ने में चाय पर बुलाया है, ऐसा कोई गाना भी है। चलिए, टू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कंपैरिजन, यानी कि आप तुलना करते हैं किसी भी चीज की। कंपटीशन वाले ध्यान रखेंगे इस वाले रूल को। देखिए, ही वॉज जूनियर टू, अब देखिए जूनियर हो, सुपीरियर हो, पोस्टीरियर हो, एंटीरियर हो, सबके आगे क्या लगेगा, टू लगेगा। तो क्यों लगा है, बेसिकली यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। आप जूनियर देन ऐसे नहीं लगा सकते, जूनियर देन ऑल, ये गलती कर जाते हैं बहुत सारे लोग। और ध्यान रखना है, टू का प्रयोग यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हुआ है।
वो अपने सारे दोस्तों से जूनियर था। अब देखिए, आई प्रीफर टी टू कॉफी, यानी कि मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। तो तुलना करी हमने चाय और कॉफी के बीच में, कौन सबसे ज्यादा पसंद है? चाय। तो यहाँ पर टी टू कॉफी कर दिया। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट रूल। टू इज यूज्ड फॉर टाइम बिफोर, पहले, यानी समय दर्शाते हैं। जब भी आप बात करेंगे, मान लीजिए घड़ी की बात करेंगे, तो घड़ी में मान लीजिए ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। जब भी आप पिछली बात करेंगे, यानी जो समय नहीं हुआ है, मान लीजिए मैंने बोला कि अभी ना 10 बजने में 10 मिनट हैं, यानी 10 नहीं बजे हैं, तो पिछली सारी बातें हम टू के इस्तेमाल से करते हैं प्रयोग में। अब देखते हैं, इट इज क्वार्टर टू 10। क्वार्टर यानी क्वार्टर क्या होता है? एक चौथाई। एक चौथाई अगर मैं ऐसे लूंगा तो ये हो गया क्वार्टर, यानी कि ये 15 मिनट्स का फेज है। फिर अगला 15 मिनट्स का फेज टोटल में क्या बन जाता है? 30 मिनट्स का, जिसको हम हाफ बोलते हैं। ऐसे ही राउंड द क्लॉक चलते रहते हैं। अब देखिए, इट इज क्वार्टर टू 10, यानी कि अभी 10 बजने में कितने मिनट हैं? 15 मिनट हैं। यानी 9:45 को इंग्लिश में आप कैसे बोलते हैं? 9:45 को बोलते हैं क्वार्टर टू 10। ऐसे ही अगला देखते हैं, इट इज 10 मिनट्स टू 10, यानी ये बोलना चाह रहा है कि अभी 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, यानी कि 9:50 हुए हैं। चलिए घड़ी देखना आपको आ गया। अगर हम आगे की बात करेंगे तो हम हमेशा पास्ट का यूज करते हैं। टू की जगह आप पास्ट बोलेंगे। अगर मैंने बोला कि हाफ पास्ट 12, हाफ का मतलब ये आधा, यानी 30 मिनट का फेज, और मैंने बोला 12 यानी 12:30 बजे हैं, बाद की बात कर रहा हूं, तो पास्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं रूल नंबर 10, टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में भी होता है। अब देखिए, के प्रति यानी उसके प्रति, ऐसे। चलिए यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, शो अफेक्शन टू योर नेबर। चलिए यहाँ पर क्या है कि आप एक तरीके से ना सहानुभूति या फिर अपना प्यार जताएं, किसके प्रति? अपने पड़ोसी के प्रति। आइए देखते हैं यहाँ पर रूल नंबर 11 में टू का प्रयोग पास यानी नियर, समीप के अर्थ में भी होता है। अब देखिए कैसे, द गर्ल वेंट टू हर लवर, यानी किसके पास गई? किसके नजदीक गई? अपने प्रेमी के पास, इसीलिए आपने टू का प्रयोग किया। ही केम टू मी, किसके पास आई? मेरे पास आई, यानी पास की सेंस में फिर से मैंने टू का प्रयोग किया। अब देखिए 12th, टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में भी होता है। अब देखिए कैसे, अंकल केम टू सी, किसके लिए आए हैं? देखिए मैंने एरो बनाया हुआ है, किसके लिए? देखने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर एक और सेंटेंस, ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी किसके लिए जाता है? किसके लिए? देखिए वॉक के लिए। वॉक के लिए जाने की सेंस में हमने यहाँ पर टू का उपयोग किया है। अब देखिए इंटेंशन यानी इरादा, पर्पस मकसद, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध। ऐसे हाव भाव के जब भी शब्द सेंटेंस में दिखे, सेंटेंस का अर्थ ऐसे भाव में निकले, तो आप टू का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कैसे, ही इज टू राइट अ लेटर। अब आपको ध्यान रखना है, जितने भी इन्फिनेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर टू का प्रयोग होता है। अब ये सेंटेंस भी इन्फिनेटिव ही है। कैसे? ही इज टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैच कर गया, यानी इतना एरिया इन्फिनेटिव है, तो ये इन्फिनेटिव सेंटेंस है हमारा इधर। अब देखिए इसका सेंस क्या निकलेगा? वह लेटर अभी लिखा हुआ नहीं है, लिखने को है। ही इज टू राइट अ लेटर, वह खत लिखने को है। अब देखिए यहाँ पर ही हैज टू डू दिस वर्क, उसको ये काम करना ही है। समझ रहे हैं आप? तो इस सेंस में ये भी इन्फिनेटिव का रूप है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू लगी हुई है। अब देखिए, यू विल हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, आपको होना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने के लिए। तो ध्यान रखने वाली बात। चलिए रूल क्लियर हो गया। 14th रूल देखते हैं, टू का प्रयोग को की सेंस में भी होता है। अब देखिए कैसे, द लैंडलॉर्ड यानी जमीन का मालिक, गेव मनी टू ऑल, यानी कि उसने किसको, देखिए को मैच कर गया ना, दिया पैसा, सबको दे दिया। अब देखिए यहाँ पर है 15th जो कि आखिरी रूल है हमारा, टू का प्रयोग से,
के अर्थ में भी होता है। तो ध्यान रखना, देखो कितने सारे अर्थ बताए हैं मैंने। अब ते का अर्थ कैसे देखेंगे? हरिश्चंद्र, जो कि राजा मशहूर थे अपने सत्य के लिए, सच बोलने के लिए। हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, यानी कि किससे सच बोला? हमेशा लोगों से सच बोला, इसलिए से की यहाँ पर भाव मैच कर चुका है हमारा। सबसे पहले प्रपोजिशन ओन के बारे में जानते हैं। इसको हम हिंदी में पर की सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, स्थान स्पर्श की सेंस में भी, या फिर किसी वस्तु के ऊपर कुछ रखा हो तो ऊपर की सेंस में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। सबसे पहला नियम बोलता है कि इसको आप स्थानों के लिए प्रयोग में लाएं, यानी प्लेसेस के लिए। देखिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देयर्स अ पिक्चर ऑन द वॉल। अब मान लीजिए ये एक दीवार है, वॉल का मतलब दीवार होता है, इसके ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है। तो ये तस्वीर कैसी है? ये तस्वीर भी सपाट है और दीवार भी सपाट है, और दोनों एक दूसरे से स्पर्श भी कर रहे हैं, तो दोनों चीजें मीट कर गई, इसलिए हम ऑन का उपयोग करेंगे। ये पिक्चर कोई कैलेंडर भी हो सकता है, कोई सीनरी भी हो सकती है, तो आप बोल सकते हैं देयर्स अ पिक्चर, देयर्स अ सीनरी, देयर्स अ कैलेंडर ऑन द वॉल। अगला सेंटेंस देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल ओवर देयर, कि बुक वहां टेबल पर रखी हुई है। अब देखिए बुक यहाँ पर कैसी है? सपाट है, टेबल भी सपाट है, और एक के ऊपर एक रखा हुआ है, यानी स्पर्श भी कर रहे हैं, तो फिर से मीट कर गया, इसलिए ऑन का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अभी मैं कहां पर खड़ा हूं? मैं फर्श के ऊपर खड़ा हुआ हूं, तो ये फर्श सपाट सतह है, यानी फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर मैं खड़ा हूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। अब देखते हैं यहाँ पर अगला रूल। ग्रहों के लिए, प्लैनेट्स के लिए आपको ऑन का इस्तेमाल करना है। जैसे ऑन अर्थ बोलेंगे आप पृथ्वी पर, ऑन सैटर्न शनि ग्रह पर, ऑन जुपिटर बृहस्पति ग्रह पर, मंगल पे बोलना हो तो ऑन मार्स, नेपच्यून, यूरेनस, इस टाइप से आप सारे ग्रहों के साथ में ऑन का उपयोग करेंगे। डेट्स एंड डेज के साथ में, यानी दिनों व तारीखों के साथ में, डेज एंड डेट्स के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जो भी ऐसे शब्द जो आपको समय का बोध करवाते हो, आपको जतवाते हो कि इस समय हुआ है कुछ या होगा, तो ऐसे शब्दों के साथ में ऑन का इस्तेमाल होना है। अब मान लीजिए वीक डेज की बात है, तो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, यानी सारे वीक डेज के साथ आप ऑन का उपयोग करेंगे। अब अगला देखते हैं ऑन मंडे इवनिंग। यहाँ पर खास बात यह है कि वीक डे के बाद में आपको समय भी जतवाया गया है, बोध करवाया गया कि किस समय पर? इवनिंग, यानी शाम के समय पर। तो ऑन मंडे इवनिंग आप बोल सकते हैं। यहां पर देखते हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ 21 जनवरी। आपने प्रपोजिशन इन में सीखा था कि हम इन द मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन बात है अब यहाँ पर डेट आ गई है, तो डेट की वजह से हमको ऑन इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी ऑन द मॉर्निंग लिखा हो तो आपको समझ जाना है, उसके आगे नहीं लिखा कुछ तो लिखना पड़ेगा, आपको बताना भी पड़ेगा कि किस तारीख को, तो तारीख होना बहुत जरूरी है। अगर ऑन द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग से पहले ऑन इस्तेमाल में लाया जाता है। अब देखते हैं कि डेट्स। अब डेट्स यानी कोई भी साल का दिन हो, यानी उसकी तारीख हो, तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे। तो माई बर्थडे इज ऑन 18 सितंबर ऐसे करके बोलूंगा। फिर ऑन 11 जून, ऑन 11 जुलाई, 1 नवंबर, ऐसे करके ऑन का इस्तेमाल पहले करूंगा। ऑन 2 अक्टूबर। अब देखते हैं यहाँ पर अगला ऑन द सेम नाइट, यानी उसी रात्रि को, उसी रात को आप ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे। ऑन होली, ऑन दिवाली। अब देखिए जितने भी भारतीय त्योहार हैं इन सब के साथ में ऑन। क्यों? लॉजिक को याद रखना, क्योंकि ये किसी भी फिक्स्ड डेट पे नहीं होते, हर साल इनकी तारीखें चेंज होती रहती हैं। ऐसा आपने अमूमन देखा ही होगा, दिवाली किसी और को और किसी दिन होती है, हर साल होली भी, जन्माष्टमी भी, करवा चौथ भी, बहुत सारे ऐसे अनेक त्योहार हैं। तो ध्यान रखना है, ऑन का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कोई फिक्स्ड डेट है, कोई स्पेसिफिक दिन है, जैसे क्रिसमस, वो हर साल उसी दिन होता है 25 दिसंबर को, तो उसके साथ एट, क्योंकि वह स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है, इसलिए एट क्रिसमस बोलेंगे, ना कि ऑन क्रिसमस। ऑन क्रिसमस आपको बोलना है, स्पोकन वाइज बोल देना, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ऑन योर बर्थडे, यानी फिर से समय का बोध करवाया गया है कि आपके जन्म दिवस पर। ऑन वन ओकेशन, यानी किसी जलसे की बात हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पर फोर्थ रूल, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी आवाजाही का जो भी माध्यम है,
ए एंड द, आर्टिकल ए एंड द के साथ में बस का उपयोग किया जा सकता है, प्लेन का, ट्रेन का, शिप का, स्कूटर का, साइकिल का, ट्यूब, कोच और बाइक का। देखिए यहाँ पर क्या आप बोलेंगे कि सर अगर मैंने ओन बस बोला तो इसका मतलब तो ये होगा कि मैं बस की छत पर बैठा हूँ, ओन प्लेन यानी मैं उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ। नहीं, ध्यान रखने वाली बात, वही फ्लैट सरफेस वाला फॉर्मूला, बस के अंदर एक फर्श होता है, वह सपाट होता है। प्लेन के अंदर एक फर्श होता है, वो भी सपाट होता है। ट्रेन के अंदर भी फर्श होता है सपाट, शिप पर भी फर्श होता है सपाट। इसीलिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब भी आप बस में खड़े होंगे तो आप बस पर होंगे यानी फर्श के ऊपर होंगे। ऐसे ही स्कूटर में गद्दी होती है जो कि सपाट होती है, साइकिल की गद्दी भी सपाट होती है, ऐसे ही बाइक के ऊपर भी गद्दी सपाट होती है। तो मोटी मोटी सारी सेंस आप समझ गए होंगे। सबके अंदर कोच वॉच, सबके अंदर फर्श होता है, इसलिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज ऑन अ बस, पैसे भी बोल सकते हैं, शी वॉज ऑन अ ट्रेन, शी वॉज ऑन अ प्लेन, शी वॉज ऑन अ साइकिल, शी वॉज ऑन अ कोच, शी वॉज ऑन अ बाइक भी बोल सकते हैं। तो सबके साथ में आप ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, शो डायरेक्शंस, दिशा दर्शाने के लिए, दिशा बताने के लिए, दिखाने के लिए। ही टर्न्ड बैक ऑन अस, यानी उसने हमसे मुंह फेर लिया, पीठ फेर ली, यानी अब मैं ऐसे उल्टा हो गया। तो बेसिकली क्या है, मेरी दिशा चेंज हो गई, इसलिए आपको मैंने क्या दिखाया है, दिशा चेंज करके, इसलिए ऑन का इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। अब इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो बाईं तरफ, दाईं तरफ, हिंदी में ये है। इंग्लिश में ऑन का उपयोग करके बोला जाता है ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। क्लियर? ऑन अ लिस्ट, मान लीजिए मेरे हाथ में कोई सूची है और मैं आपकी नजरें उस दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूं कि देखो, तो मैं बोलूंगा ऑन अ लिस्ट। ऑन अ फार्म यानी खेतों पर। अब देखते हैं ऑन द सेकंड फ्लोर, दूसरी मंजिल पर। अब मंजिलें जितनी भी होती हैं सारी सपाट ही तो होती हैं, आपका घर ऐसे तो नहीं बनता गोल, सपाट सतह वाला बनता है। इसलिए जितने भी फ्लोर हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबके साथ में, चाहे लास्ट फ्लोर हो, सबके साथ में ऑन का उपयोग होगा। ऑन द फ्रंट ऑफ अ लेटर, यानी आपके जो खत है उसके प्रथम पृष्ठ के ऊपर, पहले पन्ने के ऊपर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऑन द बैक ऑफ पेपर, यानी सबसे आखिरी या फिर पिछली सतह के ऊपर। अब देखिए, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वही सेंस है, फ्लोर जितने भी है सबके साथ ऑन लगना है। तो मुझे उम्मीद है शो डायरेक्शन का रूल आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और अ स्टेट, या तो आप कोई कार्य हो रहा है उसको दर्शाएंगे या फिर आप कोई अवस्था बताएंगे। मान लीजिए सेंटेंस लेते हैं, दिस हाउस इज करंटली ऑन लोन, ये जो घर है, ये जो मकान है, अभी किसके ऊपर है, ये कर्जे के ऊपर है। इसको ऑन रेंट भी बोल सकता था कि किराए पर है। तो आप समझ जाना कि आप अवस्था जब भी बताएंगे तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही एक्टिविटी, अब देखिए, ऑन वोकेशन यानी छुट्टियों पर, जो पर की सेंस में, ऑन हॉलीडे, आई एम ऑन अ हॉलीडे, यानी मैं छुट्टी पर हूं। आई एम ऑन अ बिजनेस ट्रिप, यानी मैं एक व्यावसायिक ट्रिप के ऊपर हूं। आइए देखते हैं यहाँ पर रूल 7, मीन ऑफ समथिंग यूजिंग समथिंग, यानी आप किसी माध्यम की बात कर सकते हैं, कुछ इस्तेमाल करने की बात कर सकते हैं, या किसी विषय वस्तु के संदर्भ में बात कर सकते हैं। सबके आगे ऑन लगेगा। जैसे पहले सेंटेंस में देखते हैं, द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यानी ये सूचना इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। इसलिए आप ऑन का उपयोग करेंगे तो इंटरनेट शब्द के पहले आप हमेशा ऑन का उपयोग करेंगे। टेलीविजन के पहले भी, रेडियो के पहले भी। आइए समझते हैं। और She spoke on the phone. I spoke to her on the phone. यानी कि मैंने उससे फोन पर बात की। चलिए, फोन के सेंस में भी आप ऑन का उपयोग करेंगे। What's on television? यानी कि टीवी पर क्या है, क्या आ रहा है। What's on the radio? ऐसे करके भी आप बोल सकते हैं। On a diet. I am on a diet these days. मान लीजिए अगर मैं आहार का बड़ा ही ध्यान रख रहा हूँ पतले होने के लिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। आप भी ऐसा बोल सकते हैं कि you are on diet, she is on diet, I am on diet, he is on a diet। चलिए यहाँ पर देखते हैं, on a tour, यानी कि आप यात्रा पर हैं, तो आप बोल सकते हैं he is on a tour, वह व्यक्ति यात्रा पर है। on a trip का मतलब भी यही होता है। on page 40, you will find this question on page 40,
पेज 50, यानी सारे पन्नों के साथ, पेजेस के साथ आप ऑन का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं यहाँ ऑन अ जर्नी, जैसे टूर था, ट्रिप था, जर्नी भी भ्रमण यात्रा को ही बोलते हैं। ऑन गार्ड, यानी कि आपने कोई रक्षा कवच पहना हुआ है तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन गार्ड। ऐसे ही ऑन लीव, आप छुट्टी पर हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम ऑन अ लीव। अब देखते हैं ऑन फायर, कि ये चीज आंख पर है, यानी काफी भड़की हुई है, इडियोमेटिक सेंस में भी बोल सकते हैं, तो चीज ऑन फायर भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं ऑन स्ट्राइक, यानी आप हड़ताल पर हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वी आर ऑन स्ट्राइक। अब देखते हैं ऑन द रेडियो, जैसे मैंने टेलीविजन, इंटरनेट बताया था, रेडियो के पहले भी ऑन का उपयोग होगा। ठंडी का दिन, गर्मी का दिन, यानी इससे पहले भी ऑन का उपयोग होगा। आई मेट टू हिम ऑन अ कोल्ड डे, यानी कि मैं ठंडी के दिन उससे मिला। ऑन ड्यूटी, ही इज ऑन ड्यूटी राइट नाउ, यानी कि वह कार्य पर है। अब देखते हैं कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो, जितने भी जानवर हैं, जब आप उनकी पीठ पर सवार हो जाएं तो आप ऑन का उपयोग करेंगे। ही वॉक्स ऑन फुट, यानी आप पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसे बोलेंगे कि ही वॉक्स ऑन फुट, यानी कि वह रोज पैदल चलता है। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, यानी कि वह किसकी सवारी कर रहा है, हॉर्स की, यानी कि उसकी पीठ पर बैठा है। तो हॉर्सेस बैक को हम बोलेंगे ऑन के साथ में, ऑन हॉर्सेस बैक। ऑन अ कैमल, ऑन अ कैमल, ऑन अ कैमल्स बैक करके भी बोल सकता हूँ। ऑन एन एलिफेंट, एलिफेंट्स बैक भी बोल सकता हूँ। ऑन अ बफेलो, बफेलो जिसको बैल बोलते हैं हम, यानी इसकी पीठ की सवारी के लिए अपस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करें, बफेलोस बैक बोल सकता हूँ। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ में भी इस्तेमाल होता है। मैं ये बोलता हूँ कि ये चीज ना उसके ऊपर निर्भर करती है। इसको इंग्लिश में सेंटेंस में बनाऊं तो ऐसे बोलूंगा, इट डिपेंड्स ऑन हिम, यानी कि ये उस पर निर्भर करता है। तो ऐसे केस में भी आप ऑन का उपयोग करते हैं। 8th नियम देखते हैं हमारा, कॉन्टेक्स्ट ऑन सब्जेक्ट रिलेशन, यानी कि हम संबंध के विषय में या फिर किसी विषय के बारे में बात करेंगे तो ऑन का उपयोग करेंगे। कैसे? दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश की व्याकरण जो है, ये बुक, ये किताब उसके ऊपर है, उससे संबंधित है। तो यानी अब आप बनाते जाइए, हिंदी ग्रामर पर है तो ऑन हिंदी ग्रामर, पंजाबी ग्रामर पे है तो ऑन पंजाबी ग्रामर। दिस बुक इज ऑन एम.के. गांधी, यानी किसी नेता के नाम पर, किसी फेमस पर्सनालिटी, रिनाउंड पर्सनालिटी के नाम पर कोई भी किताब हो तो आप ऑन का उपयोग करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, द बुक इज ऑन एम.के. गांधी, यह बुक एम.के. गांधी के ऊपर है। ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर हो तो आप बोल सकते हैं ऑन सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ही 9th रूल देखते हैं, फोन नंबर, किसी को भी फोन नंबर बताते हैं तो ऑन का उपयोग करते हैं। उससे पहले यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन, ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यानी ऑन को दर्शाया। यू कैन कॉल मी ऑन, अब मैं नंबर बोलूंगा, शी कैन कॉल यू ऑन, तो आप अपना नंबर बताएंगे। ऐसे ही शी इज ऑन एक्सटेंशन 1103, यानी कि वह कहाँ मिलेगी, जो एक्सटेंडेड मोड है फोन्स का ये नंबर डायल कीजिए, आपको वह उस पर बात हो जाएगी उससे। 10th देखते हैं यहाँ पर, पेड फॉर बाय समथिंग, यानी कि किसी के बारे में जब आपने कुछ पे किया है, अदायगी की है। ही लिव्स ऑन अ पेंशन, अब देखिए पेंशन जो सेवानिवृत्ति मिलती है बाद में, उसके ऊपर जीवित है, इसका मतलब ये है। ही वर्क्स ऑन अ लो वेज, यानी कि वह बहुत ही निचली मजदूरी पर काम करता है। प्रेपोजिशन बाय को सीखते हैं यहाँ पर, इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग है द्वारा, दूसरा मीनिंग है से, तीसरा मीनिंग है में से, फिर है के पास हो सकता है, की ओर हो सकता है, के दौरान हो सकता है, जिसको हम इंग्लिश में ड्यूरिंग बोलते हैं, फिर साथ भी हो सकता है। इसका एक मीनिंग के समीप भी हो सकता है, के किनारे भी, के बगल में भी। देखिए कितने सारे मीनिंग है, आइए सभी सीख जाएंगे आज हम। ये है प्रेपोजिशन बाय का पहला नियम। बाय का प्रयोग के किनारे, के समीप, के बगल में होता है। सेंटेंस की मदद से सीखते हैं, दिस विलेज इज बाय द रिवर। अब देखिए नदी को बोलते हैं रिवर, इससे पहले बाय का प्रयोग किया गया है, यानी क्या बात कर रहा है, किनारे की, यानी उसका गांव नदी के किनारे स्थित है। अगला सेंटेंस, माय यूनिवर्सिटी इज बाय द सी, मेरा विश्वविद्यालय किसके किनारे है,
समुद्र के किनारे यानी सागर के किनारे है। I'll be seated by the door, यानी जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं कहां पर बैठा हूंगा? दरवाजे के बगल में या किनारे पर। तो आप समझ गए बात। यहां पर बाय द डोर का क्या मीनिंग है? He lives by my house। अब देखिए, किसी ने पता पूछा उस लड़की का कि उस लड़की को जानते हो आप? मैंने बोला हाँ, वो मेरे घर के बगल में रहती है। बगल के लिए बाय का इस्तेमाल किया गया है। तो अब आप समझ गए इसका मीनिंग। अब देखिए, आई सो यू सडनली केम एंड सेट बाय हर। मैंने देखा तुम अचानक से आए और उसके बराबर में बैठ गए, उसके बगल में बैठ गए। तो मीनिंग क्लियर हो गया यहाँ पर। इसलिए के किनारे, के समीप, के बगल के लिए बाय का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। दूसरा नियम देखते हैं, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जितनी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें आप बाय का प्रयोग करते हैं कब? कंडीशन को जानो। जब आप अकेले उस चीज को कर देते हो या फिर दो चार लोग मिलकर कलेक्टिवली उसको खुद ब खुद करते हो। आइए देखते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती हैं, बाय माई सेल्फ, बाय योर सेल्फ, बाय हिमसेल्फ, बाय हर सेल्फ, बाय योर सेल्फ, बाय इट सेल्फ, बाय देम सेल्फ, बाय आर सेल्फ। अब यहां पर बहुत सारे लोग गलती कहां करते हैं? सेल्फ और सेल्फ्स के अंदर। ध्यान रखना है, जब भी सिंगुलर नाउन हो तो आप सेल्फ लिखेंगे, जब भी प्लूरल हो तो आप सेल्फ्स कर देंगे। देखिए, माय, मैं अकेला हूं ना, इसलिए सेल्फ का प्रयोग हुआ। योर सेल्फ यानी सामने वाला अकेला है, तो एक व्यक्ति को मैं योर सेल्फ बोलता हूं, इसलिए सिंगुलर है। हिमसेल्फ यानी लड़के की बात हो रही है, यहां पर अकेला है। लड़की की बात हो रही है, अकेली लड़की है, इसलिए हर सेल्फ। योर सेल्फ्स, अब सामने बैठे हुए 3-4 लोग हैं मेरे लिए, तो मैं सबको क्या बोलूं? योर सेल्फ्स। इट्स सेल्फ यानी ये कोई भी निर्जीव सामान हो सकता है, वस्तु हो सकती है। देम सेल्फ्स यानी ये वो लोग हैं बहुत सारे, ठीक। तो इसलिए सेल्फ्स का प्रयोग हुआ है। आर सेल्फ्स, आर तो तभी बोलते हैं जब बहुत सारे हो जाते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं सेंटेंस को। आई विजिटेड फ्रांस बाय माई सेल्फ, यानी मैंने खुद ही विजिट किया है फ्रांस को, यानी मैं वहां अकेला गया था। यू शुड डू इट बाय योर सेल्फ, ये काम आपको खुद ही करना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए। तो अपने आप के लिए बाय का प्रयोग किया गया। यहां पर तीसरा सेंटेंस, ही मूव द हैवी बास्केट बाय हिमसेल्फ, यानी उसने इतनी भारी बाल्टी अकेले या खुद ही उठा ली, हटा दी। अब देखिए, लेट्स सिंग अ सॉन्ग बाय आवरसेल्व्स, चलो आओ सारे मिलकर खुद ही गाना गाएं। तो खुद ही यानी सारे मिलकर। अब देखिए, समटाइम्स दिस मशीन वर्क्स बाय इटसेल्फ, कभी कभार ये जो मशीन है ये अपने आप ही काम करती है, तो अपने आप के लिए बाय का प्रयोग किया गया। आइए तीसरे नियम को समझते हैं। यहाँ पर तीसरा नियम बोलता है, बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में होता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर मैंने 12 बजे मेंशन कर दिया आपको कि 12, तो 12 बजे तक की बात करूंगा, इसके आगे की नहीं करूंगा, या तो इससे पहले की करूंगा या तक। समझ रहे हैं? तो तक पर अटक जाना है आपको। अब देखते हैं यहाँ पर, यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉट लेटर देन। द तेजस एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 10 AM, तेजस एक्सप्रेस 10 बजे तक यहां पहुंच जाएगी। यहां पर देखते हैं, वी शुड लीव बाय 7 टू रीच देयर ऑन टाइम, हमें 7 बजे तक निकल जाना चाहिए वहां पर समय से पहुंचने के लिए। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, शी विल हैव रिटर्न हियर, वो यहां पर वापस आ चुकी होगी। शी विल हैव इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट बाय टुमारो, यानी कि वह पुलिस को सूचना प्रदान कर चुकी होगी कल तक एक्सीडेंट के बारे में, दुर्घटना के बारे में। चलिए, मुझे उम्मीद है ये रूल समझ में आ गया। आप देखते हैं चौथा रूल, बाय का प्रयोग से, द्वारा के अर्थ में यातायात, यातायात यानी आवाजाही के जो भी साधन माध्यम है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन के पहले होता है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे बाय साइकिल, बाय बाइक, बाय बोट, बाय कैब, बाय स्कूटर, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय शिप, बाय एयरप्लेन, एयरप्लेन को हम एरोप्लेन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपने, बाय मोटरसाइकिल, बाय हेलीकॉप्टर, बाय स्टीमर, स्टीमर यानी भाप वाला जो जहाज होता है, बाय टैक्सी, बाय कार, बाय जीप।
मोटी मोटी बात है, जितने भी यातायात के साधन हैं, जब आप उनसे जाते हैं कहीं तो आप बोलते हैं मैं कार से जा रहा हूं। तो यहां पर से का अर्थ है कार के द्वारा। आइए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। लेट्स गो टू वैष्णो देवी बाय कार, यानी कार से वैष्णो देवी चलते हैं। चलो आओ वैष्णो देवी चले कार से। ही गोज टू स्कूल बाय हिज साइकिल, यानी वह अपने स्कूल जाता है साइकिल से, अपनी साइकिल से। अगला सेंटेंस, ही इज कमिंग हियर बाय द प्लेन, वह यहाँ प्लेन से आ रहा है। तो समझ गए आप, से या द्वारा के सेंस में ये वाला नियम था। आइए फिफ्थ रूल देखते हैं। फिफ्थ रूल, बाय का प्रयोग ड्यूरिंग यानी के दौरान या दरमियान के अर्थ में भी होता है। कैसे, सेंटेंस देखते हैं। वी हैड टू वर्क बाय कैंडल लाइट, कैंडल लाइट मोमबत्ती की रोशनी के दरमियान हमें काम करना पड़ा था। द सन शाइन्स बाय डे, बाय डे का मतलब के दौरान है, यानी दिन के दौरान, दिन के दौरान सूर्य चमकता है। ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, उसने रात्रि के दरमियान ट्रेवल किया। अगला नियम देखते हैं। सिक्स, बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले होता है। पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब देखो, एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, वहां पर वह कर्ता कहलाता है, तो पैसिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। उससे पहले आप बाय का प्रयोग करते हैं। देखिए, ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ कार, तो ये पैसिव सेंटेंस है क्योंकि वॉज है, उसके बाद V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम समझ गए क्योंकि पैसिव में सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। बाय अ कार यानी भिड़ंत हुई है, तो ठोक दिया है कार से। अब देखते हैं। द बॉय वॉज बीटन बाय हिज फादर, द बॉय लड़के को किसके द्वारा पीटा गया है, यहाँ पर बाप के द्वारा, तो के द्वारा पीटा गया। अब देखते हैं। शी वॉज फ्राइटेंड बाय द नॉइस, वह किसके द्वारा सहम उठी या डर गई, किससे, आवाज से, नॉइस से। अगला रूल देखते हैं। सेवंथ रूल, बाय के साथ मेथड ऑफ पेमेंट, मतलब कि आप अदायगी कैसे कर रहे हैं, नकदी कैसे चुका रहे हैं। वी पेड फॉर द मोबाइल बाय चेक, तो कभी भी चेक आ जाए, क्रेडिट कार्ड आ जाए, डेबिट कार्ड आ जाए, तो आप बाय का प्रयोग करेंगे क्योंकि वह प्लास्टिक मनी है, कैश में नहीं है। अगला सेंटेंस, कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड से अदायगी कर सकता हूं। यहां पर ध्यान देने वाली बात, नोट, डोंट यूज बाय, आपको यूज नहीं करना क्या, बाय, इसके लिए, कैश के लिए, नकद जो भी राशि आप देते हैं उनके लिए कभी भी आप बाय यूज नहीं करेंगे, उनके लिए क्या यूज करेंगे, आप इनका उपयोग करेंगे। कैसे, ही पेड द एंटायर बिल इन कैश नॉट बाय कैश। यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, बाय कैश नहीं बोलना है। तो सिंपल रूल कि प्लास्टिक मनी के साथ जो भी कार्ड की फॉर्म में है, चेक की फॉर्म में, कागज की फॉर्म में वैसे है, उन सब के साथ आप बाय प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वो नकद है तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, बाय का प्रयोग विधि, तरीका या मेथड के अर्थ में होता है। कैसे, जैसे कि आप बोल सकते हैं बाय टेलीफोन, बाय मैसेंजर, बाय बैंक ड्राफ्ट, बाय पोस्ट, बाय फैक्स, बाय ईमेल, बाय मेल, बाय मनी, बाय हैंड, बाय ऑर्डर। जैसा हमने पीछे पढ़ा था अभी कि बाय चेक भी होता है, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड भी होता है, लेकिन कैश के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो मनी को आप कैश मत समझ लेना, मनी एक रेफरेंस है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं 9th रूल, यह है बाय का प्रयोग रेट, जिसको हम हिंदी में दर बोलते हैं, वेट जिसको हम वजन बोलते हैं, मेजरमेंट जिसको हम माप बोलते हैं या फिर मापन बोलते हैं, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है। देखिए कैसे, सेंटेंस को समझिए। द रूम मेजर्स 15 फीट बाय 20 फीट। तो हम जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ना कि ये रूम तो 10 बाई 15 का है, 20 बाई 20 का है, तो वही सेंस है कि 15 फीट बोल रहे हैं ना, तो 15 फुट बाय कितना, 20 फुट का है। चलिए आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। ग्रेप्स आर सोल्ड बाय द किलो। देखिए यहाँ पर मापन हुआ है, कैसे, मेजरमेंट की यूनिट ली गई, किलो के हिसाब से बेचा जाता है अंगूर को, तो बाय का प्रयोग किया। अगला सेंटेंस, गोल्ड इज सोल्ड बाय ग्राम,
क्योंकि ग्राम काफी महंगा होता है गोल्ड, तो इसलिए ग्राम की कीमत में ही बेचा जाता है, किलो तो खरीद नहीं सकता कोई। यहाँ पर देखते हैं गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम। देखते हैं यहाँ पर रूल नंबर 10, बाय इज यूज्ड व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइड। तो जैसे आप मैथ्स की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उस वक्त मल्टीप्लाई जब भी आप यूज करते हैं तो बाय का प्रयोग करते हैं, डिवाइड करते हैं तो भी बाय का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 6 गुना 2 कितना होता है, 12 होता है। अब डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 3, यानी जब उसको भाग दिया जाता है तो 2 से भाग दिया किसको, 6 को। यहाँ पर 6 को गुना किया किससे, 2 से। तो बात समझ में आई आपको। अगला देखते हैं यहाँ पर रूल, बाय के साथ जब आईएनजी वाली वर्ब्स को जोड़ते हैं। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर छोटी सी कॉन्वर्सेशन है। हाउ कैन आई टर्न ऑन द टेलीविजन, मैं कैसे टेलीविजन को चालू कर सकता हूँ। यू कैन टर्न ऑन द टेलीविजन बाय प्रेसिंग दैट बटन। तो समझ में आया आपको कि बाय के बाद यहाँ पर ये जो आईएनजी वाला फॉर्म है ये इस्तेमाल किया गया, तो ऐसी भी कंडीशन होती है। आइए देखते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 बोलता है बाय का प्रयोग मार्ग, रास्ते से के अर्थ में होता है। जब भी आप किसी मार्ग से यात्रा करते हैं या फिर गुजरते हैं तो आप कैसे बोलते हैं, जैसे आप वायु मार्ग से गुजरे तो आपने बोला बाय एयर। ऐसे ही बाय सी का मतलब समुद्री मार्ग से, बाय रेल का मतलब रेल मार्ग से, बाय रोड का मतलब सड़क मार्ग से, बाय अंडरग्राउंड यानी निचले तल के मार्ग से। अब देखते हैं रूल नंबर 13, बाय का प्रयोग फ्रेजिस में भी होता है। अब फ्रेजिस ये आमतौर पर आप कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं जानते होगे तो जानो और सीख कर बोलो। देखो कैसे, बाय गॉड ये आप बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बाय गॉड मैंने नहीं किया, यानी आपने भगवान की कसम खाई है, ईश्वर की शपथ ली है। ईश्वर की शपथ लेने को बाय गॉड बोलते हैं, जिसको हम स्वेयरिंग वर्ड्स बोलते हैं, कसम खाने वाले शब्द। जैसे आप बोल सकते हो कि आई स्वेयर बाय द अलमाइटी गॉड, यानी मैं भगवान की परम पिता की कसम खाता हूं। ऐसे ही बाय हार्ट, बाय हार्ट अगर मैं ये बोलता हूं आपको कि लर्न दिस प्रेपोजिशन बाय योर हार्ट, यानी अपने दिल से याद करो, कंठस्थ कर लो, तो कंठस्थ करने को बाय हार्ट बोलते हैं। जैसे कुछ लोग वेद पुराण के मंत्रोच्चारण इत्यादि कंठस्थ कर लेते हैं, अपनी जुबान पे ले आते हैं, तो उनको किताबों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, प्रार्थनाएं होती हैं, तो इसको बोलते हैं बाय हार्ट। यहां पर देखते हैं बाय 2 years यानी कि 2 वर्षों से, बाय चांस मौके से, बाय फोर्स जबरदस्ती से, बाय माई सेल्फ जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने सीखी थी। बाय माई सेल्फ का मतलब यानी मैंने खुद से यानी अकेले से। मीनिंग है यहाँ पर बाय मिस्टेक यानी गलती से, बाय द नेक यानी गले से। यहाँ पर देखते हैं रूल नंबर 14, बाय का प्रयोग परिणाम प्राप्त होने वाले कार्यों के पहले होता है। कैसे, सेंटेंस देखते हैं, सोनिया वन द प्राइज बाय हर हार्ड वर्क, यानी कि सोनिया ने अपनी बड़ी ही कड़ी मेहनत से इनाम जीता। तो क्या प्राप्त हुआ उसको, परिणाम स्वरूप इनाम प्राप्त हुआ। यहां पर देखते हैं रूल नंबर 15, बाय इज यूज्ड टू स्टेट द रोल एट विच समथिंग हैपेंस। कैसे, दे आर इम्प्रोवाइजिंग डे बाय डे। कुछ इस टाइप से भी हम कंबाइनिंग वर्ड्स में बाय का यूज करते हैं। कैसे, देखिए इसका मतलब हुआ कि वह सुधार कर रहे हैं दिन ब दिन। ऐसे ही देखते हैं वी विल डू इट बिट बाय बिट, हम ये करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इट वॉज गेटिंग वर्स बाय द मिनट, बाय द मिनट का मतलब बड़ी ही तेजी से वह स्थिति खतरनाक हो रही थी, बुरी बनती जा रही थी। द चिल्ड्रन केम इन 2 by 2, 2 by 2 यानी कि 2-2 करके आए, है ना। 3 by 3 बोलते तो 3-3 करके आए, यानी 2-2 के ग्रुप में बच्चे आए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। एक और बता देता हूं, कभी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, जैसे मेरे बारे में देनी हो, तो आप बाय का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, यानी व्यवसाय से मैं इंजीनियर हूं। ऐसे ही आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आई एम एन इंडियन बाय बर्थ, यानी जन्म से मैं भारतीय हूं। तो किसी के बारे में किसी का बायोडेटा देने के लिए आप बाय का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी दुविधा परेशानी रह गई हो, कमेंट सेक्शन मौजूद है, उसमें पूछ लेना। मैं दुविधा का हल आपको वहीं पर बता दूंगा या फिर अन्य वीडियो में आपको समझा दूंगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।